थे और तुम्हारी रिवील खुद मैनेजर थाइसिक ने की थी, तो इससे बहुत सारे हंटर्स तुमसे जेलस होने लगे हैं और वो समझते हैं कि तुम एक झंड रैंकर हो जो कि एसोसिएशन की मदद से रैंक में ऊपर चढ़ा है। लेकिन यूकिम को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसे पता है कि वो झंड है या फिर नहीं है। और अब इंटर करने की बारी है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड सबसे पहले इंटर करेगा, बाद में मेन जो कि सीएन गिल्ड है वो इंटर करेगी। यूकिम इस पैटर्न को देखकर समझ जाता है कि ये एक स्टेबल रेट तो है, लेकिन अंदर जाकर 20 मिनट बाहर इंतजार करना, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। और सियोक वू को जब हम ढूंढेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो चुका होगा। तो यहाँ पर मुझे सीएन गिल्ड की मदद लेनी होगी और मिस द फ्लावर यानी कि यूबिन के क्लैन की। लेकिन यूबिन की ओर देखकर यूबिन और उसके बीच में आई कांटेक्ट हो जाता है, जिससे यूबिन शर्माती हुई नीचे देखने लगती है। और लोग ये देखकर एली से बोलता है कि देखा, मैं तुम्हें यही तो बता रहा था कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा सीरियस है। लेकिन एली बोलती है कि अब मैं इस बात का क्या ही जवाब दूं, तुम कुछ ज्यादा ही कंक्लूजन्स में पढ़ रहे हो। लेकिन फिर भी वो शर्माई क्यों। तो अब 20 मिनट गुजर गए हैं और अब मेन फोर्स के अंदर की जाने की बारी होती है। और वो भी जैसे तैसे करके पोर्टल में अंदर जब इंटर कर जाते हैं तो फिर उसके बाद बाकी की जितनी भी टीम्स होती हैं वो भी पोर्टल में इंटर कर जाते हैं। लेकिन पोर्टल में इंटर करते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि सामने का मंजर देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि आसपास जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड खुद को मानता था उसके बहुत सारे लोग मरे पड़े होते हैं। यानी कि अगर स्ट्रॉन्गेस्ट की ये हालत हुई है तो बाकियों की क्या हालत होगी। और लो हमारे यूकिम को वार्न करता है कि मास्टर इस डंजन में जरा संभल के, क्योंकि यहाँ पर मैं देखकर ही बता सकता हूँ कि इस डंजन को कौन कंट्रोल कर रहा है और ये किसकी टेरिटरी है। लो बताता है कि यूजिन के साथ जो बेल है वो भी एक डीमन है और वो दिमाग से काफी ही ज्यादा तेज है। तो यहाँ इस डंजन को जो भी डीमन कंट्रोल कर रहा है तो वो बेल के लेवल का है और उसे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। तो जरा सावधान, क्योंकि इसमें आपकी जान भी जा सकती है अगर आप बिना किसी प्लेन के एक स्टेप उठाते हो तो इसी के साथ हमारा पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। अगर आप इस पार्ट के लास्ट तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब आपको ये पार्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो लाइक ठोक दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। और साथ में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मैं अपना मसले को क्लियर कर चुका हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू। अब मुझे पता चल चुका है कि अपने चैनल को कैसे हैंडल करना है और कौन सी सीरीज को कैसे एक्सप्लेन करना है और कितनी लेंथ की वीडियो लानी है और कितने लेंथ की वीडियो इमरजेंसी के लिए लानी है। थैंक यू सो मच। आपको मेरी बातों की समझ में नहीं आएगी, लेकिन सच में इससे मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली है, इसलिए मैं आपको बार बार थैंक यू बोल रहा हूँ। तो थैंक यू और मिलता हूँ इसके अगले पार्ट के साथ जो कि 3 दिन बाद होने वाला है। तो तब तक के लिए अलविदा, टाटा एंड बाय। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट के लास्ट में देखा था कि यूकिम और उसके साथ जिस टीम को सेलेक्ट किया गया था रेड के लिए, जब वो डंजन में इंटर कर जाते हैं तो सामने की ओर उन्हें बहुत ही ज्यादा डेड बॉडीज नजर आती हैं, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड ब्लू ड्रैगन गिल्ड के काफी ज्यादा बंदों की डेड बॉडीज होती है, जिन्हें देख हमारा लोग यूकिम को वार्न करता है कि इस जगह पर जो डीमन राज करता है इसका लेवल यूजिन के साथ जो बेल हर वक्त फिरता है जो कि 72 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस में आता है उतने जितना है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि वो अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि ये डंजन फुली वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि यूकिम अपना गार्ड डाउन कर सकता है, अगर उसने 1 सेकंड के लिए भी किया तो वो मर सकता है। उन लाशों को देखकर सीएन गिल्ड का जो वाइस लीडर होता है वो बोलता है कि मुझे ये देखकर बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है, लेकिन मैं एक तरह से अपने आप को बहुत ही ज्यादा लकी भी समझ रहा हूँ कि मुझे सबसे पहले इस डंजन में इंटर करने को नहीं मिला था। तो उसी बीच हमारे मिस्टर हाउ को दूर कहीं ब्लू ड्रैगन का झंडा नजर आता है, तो इसका मतलब वो यहाँ से लेफ्ट गए हैं और ये उनके लिए एक साइन है कि उन्हें भी यहाँ से लेफ्ट जाना है। फिर उसके बाद पूरी टीम वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाती है और बीच रास्ते में ही पीछे से यूकिम को कोई आवाज लगाता है कि क्या आपका ही नाम गिग्यू यूकिम है। तो पीछे जब यूकिम मुड़कर देखता है तो वो मिस्ट फ्लावर की एडवाइजर होती है, जिसे देखकर यूकिम हाँ में जवाब देता है। तो मिस्ट फ्लावर की एडवाइजर यूकिम से बोलती है कि माफ करना कि उसे अजीब लग रहा हो कि वो तो कभी उससे मिला भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे नाम आता है। तो दरअसल हमारी जो लीडर है यानी कि यूबिन वो आप ही के बारे में हर वक्त बातें करती रहती है, तो इसलिए मैं भी क्यूरियस हो रही थी कि आखिर यह यूकिम कौन है। मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। तो एडवाइजर की बातों को सुनकर यूबिन बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और वो यूकिम से बोलती है कि ग्रैंडमर तो बहुत ही बड़ी प्रैंकस्टर है, तो इसकी बात को ज्यादा सीरियसली मत लेना और माफ करना, इनको मजाक करने की बहुत ही ज्यादा आदत है। फिर उसके बाद यूबिन उसे यूकिम को इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये हमारी एडवाइजर है और बहुत टाइम से मिस्ट फ्लावर को हैंडल करने में काफी वक्त से मेरी मदद भी करती
आ रही है। मिस्ट फ्लावर की एडवाइजर और यूकिम एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें पीछे से बहुत ही ज्यादा माना फील होता है, यानी कि इसका मतलब वो लोग आ रहे हैं। तो सीएन गिल्ड का जो वाइस लीडर होता है वो भी कुछ पलों के लिए इस पावर को फील करता है। फिर उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद उन्हें सामने से बहुत ही ज्यादा डीमंस उनकी तरफ भागते हुए नजर आते हैं, जिन्हें देख सीएन गिल्ड का जो वाइस लीडर है वो अपनी टीम को अब ऑर्डर देना शुरू कर देता है। सबसे पहले उनके जो टैंकर्स है वो उनको ऑर्डर देता है कि सामने एक फॉर्मेशन बनाई जाए जिनसे छोटी हाइट के जो डीमंस है वो इन्फॉर्मेशन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहाँ पर छोटे डीमंस के अलावा भी फ्लाइंग डीमंस भी होते हैं, जिनको हैंडल करने के लिए सीएन गिल्ड का जो वाइस लीडर होता है वो अपने मेजिस को अब ऑर्डर देता है कि फ्लाइंग डीमंस को तुम लोग हैंडल करोगे, और मेजिस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी तीसरी टीम यानी कि जो हमारी शॉर्ट रेंज की टीम है वो इन दोनों टीमों को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा लेती है। और आखिरी ऑर्डर उसका ये होता है कि जो डीमंस भी फॉर्मेशन को तोड़कर इस पार आ रहे हैं तो उनको हैंडल करना अब तुम सब लोगों का जिम्मा है, लेकिन जरा संभल के, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारा जो ओपोनेंट है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो उन्हें फाइट करता देख हमारे मिस्टर हाउ और यूकिम भी बैटल को ज्वाइन कर लेते हैं। हमारे मिस्टर हाउ भी एक शॉर्ट रेंज फाइटर है, तो वो जो सपोर्ट टीम है उनको प्रोटेक्ट करने का जिम्मा लेता है। और हमारी जो शॉर्ट रेंज टीम है उनको मॉन्स्टर को हैंडल करने में काफी ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि उन्हें पता था कि डीमन स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं। और एक तो ये स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है। तो उसी बीच एक झटके में ही हमारा यूकिम बड़ी ही तेजी से जितने भी मॉन्स्टर के साथ वो शॉर्ट रेंज फाइटर लड़ रहे होते हैं उनको इतनी जल्दी और तेजी से उनके सामने मार डालता है कि उनको भी नजर नहीं आता कि ये उनके सामने क्या हो गया। यूकिम उन मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी तादाद को चेक करना चाहता है और ये कहां तक फैले हुए हैं वो भी देखकर हैरान है कि एक तो इनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ऊपर से इनके नंबर्स भी बहुत ज्यादा है। तो अगर इसी तरह ही चलता रहा तो बहुत टाइम नहीं लगेगा कि हम अपने बंदों को भी खोना शुरू कर देंगे। बनहाट हेल्प करना चाहता है अपनी रिफ्लेक्ट एबिलिटी से, लेकिन लो उसे बोलता है कि ये बात बकवास करने का नहीं है, क्योंकि तुम्हें मास्टर को प्रोटेक्ट करना है। अगर मास्टर मर गए तो तुम भी मर जाओगे। तो उसी एंड टाइम पर एली एक पावर को फील करती है, जिसे कुछ ही सेकंड्स के बाद यूकिम भी फील कर लेता है और वो पावर ऊपर आसमान से आ रही होती है। छोटा सा एक चमकता हुआ सितारा उन दोनों को नजर आता है। फिर उसके बाद उसी चमकते हुए तारे से बहुत ही खतरनाक किस्म की बिजली कड़क कर गिरती है, जो कि सीधा उन मॉन्स्टर पर ही गिरती है। और उस बिजली के कड़कने की पावर इतनी ज्यादा होती है कि बाकी के जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो भी उस पावर को फील करके बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं कि आखिर ये किसकी पावर है। तो वो पावर दरअसल एली यूकिम को बताती है कि ये तो डिवाइन पावर है, और यूकिम को भी ये कंफर्म हो गया था कि ये पावर डिवाइन पावर ही है। तो इसका मतलब वो यहाँ पर आ गया है। तो वो से उन दोनों का मतलब माइकल है, और माइकल यूकिम को देखकर खुश होता है और कहता है कि अपने साइंटिस्ट के लिए मैं हर एक चीज और हर एक खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यूकिम के फेस रिएक्शंस को देखने के बाद वो डर जाता है, क्योंकि उसके इरादे माइकल को कुछ ठीक नहीं लग रहे होते। और यूकिम अपने मन ही मन में काफी ही ज्यादा खुश होता है कि ये बंदा काफी ज्यादा कमाल का है, एली की मदद से मैं इससे बहुत ज्यादा काम करवा सकता हूँ। तो उसी बीच सीएन गिल्ड का जो वाइस लीडर होता है वो भी यूकिम से पूछता है कि आखिर ये बंदा कौन है, क्योंकि माइकल की पावर को देखकर सीएन गिल्ड का जो वाइस लीडर है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया है, जिसको यूकिम एक्सप्लेन करके बताता है कि जो सामने बंदा तुम देख रहे हो तो ये वैकेंट चर्च से है, और जैसे कि तुम लोगों ने इसके ताकत का जलवा देख लिया है तो इसके साथ बहुत ही ज्यादा पावर है। लेकिन एक चीज जिसमें ये बहुत ही ज्यादा लैक कर रहा है तो वो इसकी पर्सनैलिटी है, जो कि एकदम घटिया है। तो लो भी यूकिम से चुपके से बोलता है कि मास्टर आप भी किसी से कम नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ही ज्यादा घटिया है। अब वाइस लीडर वैकेंट चर्च को तो जानते हैं, लेकिन उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वैकेंट चर्च के साथ भी इतना स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर होगा, क्योंकि जहाँ तक वो वैकेंट चर्च को जानता है तो वहाँ पर प्रीस्ट जैसे लोग ही होते हैं। इस तरह के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर के बारे में उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब यहाँ पर यूकिम उन लोगों से अलग होना चाहता है, और वो इस बात को जब वाइस लीडर को बताता है तो पीछे से यूबिन और मिस्टर हाउ इस बात को सुन लेते हैं, जिसको सुनते ही वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यूकिम बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि यूकिम ने इन मॉन्स्टर की ताकत को आजमाया है और ये मॉन्स्टर साधारण मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अकेले जाना ऐसा है जैसे कि अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने जैसा हो। तो इसलिए वो दोनों भी यूकिम से इंसिस्ट करते हैं कि अगर वो अकेले जाएगा तो प्लीज उन दोनों को जरूर ले जाए। तो यूकिम उस सवाल का जवाब काफी ही ज्यादा सॉलिड अंदाज से देता है, और वो कहता है कि यही तो रीजन है कि मैं अलग होना चाहता हूँ, क्योंकि हम जिस चीज के लिए इस डंजन में आए हैं तो अगर वो हम कर ही ना पाए तो आने का क्या ही फायदा। और हम पहले से ही बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और हमें सियोक वू को भी ढूंढना है, क्योंकि उसे कुछ भी हो सकता है। उसके एक्सप्रेशन को देखकर सीएन गिल्ड का वाइस लीडर भी खुश होता है, लेकिन वो उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उनका लीडर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो भी इस डंजन में कहीं खो गए हैं। तो वो दूसरे बंदे को नहीं खोना
होना चाहते और यूकिम जैसे बंदे को तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए वो इस डिसीजन पर यूकिम को दोबारा सोचने का बोलता है, लेकिन यूकिम ने इरादा ठान लिया है और वो कहता है कि अगर मैं गलत ना बोल रहा हूँ तो तुम्हारा मतलब ये है कि अगर मैं अकेला जाऊंगा तो मैं भी सियोक वू की तरह लापता हो जाऊंगा। तो उसके लिए मैंने इसलिए तो माइकल को बुलाया है, मैं अपने साथ माइकल को लेकर जाऊंगा। लेकिन फिर भी यूबिन जो होती है वो बहुत ही ज्यादा यूकिम के लिए टेंशन ले रही होती है और वो टैग अलोंग करने की बार बार इंसिस्ट कर रही होती है। तो उसका जवाब यूकिम अब प्रैक्टिकल देना चाहता है। यूकिम के प्रैक्टिकल से मेरा ये मतलब था कि वो इसे एक ऐसा नजारा दिखाना चाहता है कि वो उसके बाद उसे ये साबित करवाना चाहता है कि अगर वो टैग अलोंग करना चाहती है तो उसे लगभग इतना तो स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा। तो वो अपने एली और लो को चार्ज करता है और सामने की ओर अपना सिग्नेचर मूव जब मारता है तो बहुत ही ज्यादा फोर्स क्रिएट होती है, जिससे लगभग आधी आर्मी तो खत्म हो जाती है। और यूकिम ये नजारा उन लोगों को दिखाकर माइकल के साथ अलग हो जाता है। फिर उसके बाद लड़ते लड़ते यूकिम को एक और भी लो की एबिलिटी देखने को मिलती है जो कि वहीं पर ही अनलॉक हुई है, जिसे देख यूकिम उसे बहुत ही ज्यादा यूजफुल समझता है, क्योंकि जब भी वो एक मॉन्स्टर को मारता है तो उसे ईगोफाइट बनाने के लिए वो कैनिबलिज्म का इस्तेमाल करता है। तो ये न्यू एबिलिटी से वो अगर कैनिबलिज्म को भी एक्टिव नहीं करेगा तो फिर भी ईगोफाइट सोल उसके बाद खुद आकर एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी कि सिर्फ मॉन्स्टर को मारना है और फिर उसके बाद उसकी सोल खुद ब खुद ही ईगोफाइट होकर उसके पास आ जाएगी। यूकिम तो अपने मजे में ही होता है, लेकिन पीछे से माइकल आकर उसके फेस रिएक्शन को देखकर यूकिम को समझ में आ गया है कि अब ये बकवास करने वाला है। माइकल आते ही यूकिम को बुरा भला कहने लगता है और कहता है कि आखिर वो यूकिम के साथ ही क्यों आया है, क्या कोई दूसरा प्लेयर नहीं था जिसके साथ वो साथ में जर्नी करे। लेकिन यूकिम कहता है कि तुम फिर भी मेरे साथ आए हो तो इसका मतलब तुम मेरी ताकत को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे और तुम मेरे साथ ही आना चाहते थे, तो इसलिए अपनी बकवास बंद करो। लेकिन माइकल बोलता है कि उसके आने की वजह सिर्फ और सिर्फ उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने का था। तो जब वो उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछता है तो माइकल रिवील करता है कि पहला, डीमन उनके दुश्मन है और वो भी जानी दुश्मन, तो उनको उससे फाइट करने का मिलेगा और उनको मारने का भी मौका मिलेगा, तो इसलिए वो यहाँ पर आया है। और दूसरा जो कि वो बहुत ही ज्यादा उदासी और सीरियस में बताता है कि दूसरा, मैं किसी को अपने आप की याद दिलाना चाहता हूँ। तो इन्हीं दोनों रीजंस की वजह से मैं तुम जैसे घटिया प्लेयर के साथ यहाँ पर अकेले आया हूँ। तो माइकल जरूरत से कुछ ज्यादा ही बोल जाता है और वो कहता है कि चलो अब तुम्हारे उस दोस्त को बचाने के लिए चलते हैं। लेकिन उससे पहले यूकिम इन क्रिस्टल्स को भी कलेक्ट करना चाहता है, क्योंकि अगर उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है लेकिन ये इसे रिफंड के तौर पर चैरिटी में भी दे सकता है। लेकिन उसके लिए माइकल बोलता है कि इसमें तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन यूकिम कहता है कि फिक्र मत करो, कुछ ही सेकंड्स का काम है, और वो अपने गेट को क्रिएट करता है, जो कि देखकर माइकल के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लोग कहता है कि ये पावर रिवील करना क्या ठीक था। तो यूकिम कहता है कि वैसे भी आगे जाकर उसे ये पावर तो रिवील करनी ही थी। तो माइकल जो कि गेट को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई होती है, वो इसी बात को लेकर टेंशन में है कि इस बंदे के साथ डिमोनिक एनर्जी भी है और दूसरा ये डिवाइन पावर को भी कंट्रोल कर सकता है और अब ये एक गेट को भी क्रिएट कर सकता है। आखिर ये बंदा क्या है और क्या चीज है। फिर कुछ ही पलों के बाद उनके सामने एक बहुत ही बड़ा, विशाल और गहरा खड्डा होता है जिसके आसपास क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं। तो यूकिम को कंफर्म हो जाता है कि सियोक वू यहीं पर ही है। लेकिन माइकल को सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा है कि आगे और इन्फॉर्मेशन मालूम करने के लिए शायद हमें नीचे कूदना होगा। लेकिन वो इसके बारे में श्योर नहीं है कि वो सरवाइव कर पाएगा या नहीं, क्योंकि उसके साथ विंग्स तो है लेकिन यूकिम के साथ नहीं है। तो यूकिम कहता है कि फिक्र करने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं भी उड़ सकता हूँ। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक डिवाइस कनेक्टेड है जो कि एक दूसरी जगह के साथ कनेक्टेड है। तो नीचे जगह पर हम एक दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया है कि उसकी सेंस काफी ही ज्यादा शार्प हो गई है, और माइकल भी एक एक नया कारनामा देखकर उसे अब थोड़ा थोड़ा एडमायर करने लगता है। लेकिन उसे इस बात को एडमिट करने में काफी ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन उससे पहले वो लोग की मदद से बाकी लोगों के लिए भी एक मैसेज छोड़ जाता है, जिसमें लिखा होता है कि नीचे कूदने पर तुम एक अलग डायमेंशन में चले जाओगे और नीचे कूदना सेफ है, तो तुम कूद सकते हो। ये मैसेज छोड़कर माइकल और यूकिम नीचे कूद जाते हैं, जिसके बाद यूकिम को वो डंजन लॉर्ड का एक टाइटल दे देता है और वो उस डीमन जिसका नाम बोटिस है वो उसके साथ एक जंग भी छेड़ सकता है अगर यूकिम चाहे तो दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होने के बाद और फिर उस मैसेज को देखने के बाद यूकिम समझ जाता है कि वो बोटिस के इलाके में है, और ये जो मैसेज है इसका मतलब ये है कि मेरे साथ भी अपनी एक आर्मी है, तो मैं इस इलाके पर कब्जा करने के लिए बोटिस को एक चैलेंज भी दे सकता हूँ। तो अब वो माइकल से पूछना चाहता है कि यहाँ पर इंटर करने के बाद उसे कौन सा मैसेज आया था। माइकल के मैसेज को सुनने के बाद वो थोड़ा सा तो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि माइकल को सिस्टम ने एक इंट्रूडर के तौर पर नोटिस किया है, यानी कि ये इलाका और डंजन बोटिस का है।
है तो उसमें माइकल एक इंट्रूडर है। तो अब इसको क्लियर करने के लिए लो हमारे युगिम को बताता है कि इसलिए तुम उससे अलग हो क्योंकि तुम एक डंजन को कंट्रोल करते हो और उस डंजन के अंदर तुम्हारी एक पूरी आर्मी है, तो इसलिए सिस्टम ने तुम्हें एक लॉर्ड के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है और इसलिए तुम बोटिस को एक फाइट का चैलेंज भी दे सकते हो, लेकिन उस फाइट का अंत मुझे खुद भी नहीं पता। लोग के मुंह से ये बात सुनकर युगिम को पता चल जाता है कि बोटिस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और लोग बोटिस के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताता है कि बोटिस जो कि वन ऑफ द 72 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन में से है, वो बेल की तरह बहुत ही ज्यादा चालाक और उसमें स्ट्रेंथ कूट कूट के भरी हुई है। तो इसलिए अगर ये डंजन वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड भी नहीं है और वो अपनी पूरी ताकत को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बोटिस को अंडर एस्टिमेट करना अपने आप को मौत के मुंह घाट उतारने का है। अब वो दोनों काफी टाइम से वहाँ पर खड़े हैं तो माइकल युकिम से बोलता है कि क्या यहीं पर ही अपनी शादी का बंदोबस्त करना है क्या, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद युकिम के सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और उसे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ही सेकंड्स में उसका सिर फट जाएगा, लेकिन उसके पीछे का कारण उसे पता नहीं होता। तो लोग उसे बताता है कि इस डंजन में डीमन है तो यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी कूट कूट के भरी हुई है और तुम्हारे बॉडी के अंदर लाइफ और डेथ बैलेंस में है, तो डिमोनिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से डिमोनिक एनर्जी लाइफ पर बहुत ही ज्यादा भारी हो रही है। तो बैलेंस अगर बिगड़ गया तो इससे वो सील भी टूट जाएगा और फिर तुम्हारा वही हश्र होगा जो कि तुमने अपने बेसमेंट में फील किया था। माइकल युकिम के हेल्थ के लिए कंसर्न हो जाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो युकिम जब हाँ में जवाब देता है तो उसकी आंखों का रंग चेंज हो गया है। तो माइकल जब उसे नोटिस करके उसके बारे में पूछता है तो युकिम की जुबान फिसलने लगती है और वो कहता है कि ये मेरे कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं जो कि मैं फैशन के लिए पहनता हूँ। जिसे सुन माइकल युकिम से बोलता है कि लगता है कि मैं तुम्हें बच्चा नजर आ रहा हूँ। और हाँ, पहली बात मैं क्लियर कर दूं, मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ कि तुम्हारी बातों में बार बार आ जाऊंगा। तो फिर उसके बाद हमारा सीन ऊपर हमारे ब्लू ड्रैगन गिल्ड के लीडर और उसकी टीम पर पड़ता है जो कि अपने बैटल को फिनिश करके वहाँ पर पीछे एक और रैंकर से मिलते हैं जो कि हमारा ब्यूटीफुल बियर्ड यानी कि चाइना का हाई रैंकर है। तो चाइना के हाई रैंकर के मदद के लिए ब्लू ड्रैगन गिल्ड के लीडर बहुत ही ज्यादा थैंकफुल होते हैं। तो जिसके जवाब में थाओ चैन कहते हैं कि थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी मदद भी कोरिया ने काफी मर्तबा किया है, तो ये सब कुछ वो एक रिपेमेंट के तौर पर कर रहा है। लेकिन एक मर्तबा इंस्पेक्ट करने के बाद उसे हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो ब्लू ड्रैगन गिल्ड के लीडर बोलते हैं कि हाँ, ये तो होना ही था क्योंकि इस डंजन का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है और वो अपनी टीम से बोलता है कि 10 मिनट में हम दोबारा आगे बढ़ेंगे तो रिसप्लाई जल्दी जल्दी हो सके तो उसे कर लेना। अब यहाँ पर थाओ चेन हमारे ब्लू ड्रैगन गिल्ड से बोलता है कि उसने सुना है कि उसने अपनी टीम को अलग अलग किया है, तो इससे क्या उसे लगता नहीं कि उसकी टीम काफी ही ज्यादा खतरे में होगी। तो यहाँ पर हमारा ब्लू ड्रैगन गिल्ड अपने रियल इंटेंशन को रिवील करता है और वो युकिम से नफरत करता है, ये भी हमें यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। वो थाओ चेन को साफ साफ अल्फाजों में बोलता है कि वो अपने साथ बोझ को नहीं फिरा सकता जो कि उसकी टीम और उसे काफी ही ज्यादा स्लो मूवमेंट देगी। और वैसे भी वो उन लोगों से नफरत करता है जो कि एसोसिएशन की मदद से हाई रैंकिंग में आते हैं और एक झंड प्लेयर होते हैं। तो यहाँ पर वो सीधा सीधा हमारे युकिम को ही टारगेट कर रहा है और ताओ चेन भी इस बात को लेकर क्यूरियस है कि आखिर ये किस प्लेयर से इतनी ज्यादा नफरत करता है। तो उसके बाद अगला सीन हमारा दोबारा माइकल और युकिम पर पड़ता है। माइकल और युकिम जो कि नीचे उस बॉस को ढूंढ रहे होते हैं, तो उसमें युकिम की डिमोनिक आई रिवील हो जाती है और रास्ते में ही हमारा माइकल बार बार पूछ रहा होता है कि तुम्हारी आंखें। युकिम जवाब में बोलता है कि ये कलर कॉन्टेक्ट्स हैं। दोबारा माइकल बोलता है कि तुम्हारी आंखें तो डिमोनिक आई है ना। अगेन युकिम जवाब में बोलता है कि नहीं, ये कलर कॉन्टेक्ट है। लेकिन माइकल कहता है कि उसे पता है कि ये एक डिमोनिक आई है और वो इस बात को झुठला नहीं सकता और उसे धीरे धीरे करके युकिम की ऐसी ऐसी एबिलिटीज के बारे में पता चल रहा है जो कि उसने अपनी जिंदगी में भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बंदा ये सब कुछ कर पाएगा। युकिम कहता है कि अगर तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया हो तो अपनी बकवास बंद करो। तो अपना मुंह तो वो बंद कर लेगा, लेकिन उससे पहले वो पूछता है कि हम बिना किसी हेसिटेशन के आगे जा रहे हैं तो क्या हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं। युकिम कहता है कि उसकी ट्रैकिंग जो एबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है और उसे सिर्फ डिमोनिक एनर्जी को ही फॉलो करना है और बॉस को ही ढूंढना है, तो वो सही रास्ते पर जा रहे हैं। अब उसकी ट्रैकिंग एबिलिटी को भी देखकर वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि युकिम तुम इतने बुरे भी नहीं हो। वेल, तुम काफी ही ज्यादा मिस्टीरियस हो, लेकिन अगर तुमसे बात की जाए तो तुम काफी अच्छे बंदे हो। तो उसी एन मौके पर युकिम रुक जाता है क्योंकि उसे सामने की ओर से सियोकवू की एनर्जी फील हो रही है और वो माइकल को जब बताता है तो माइकल कहता है कि ये तो एक बड़ी न्यूज है, चलो सीधा उसी ओर चलते हैं। युकिम जवाब में कहता है कि हाँ, लेट्स गो, और वो उसके आंखों के सामने ही गायब हो जाता है। इतनी स्पीड से वो तेज जाता है जिसके साथ माइकल भी कीप अप नहीं कर पा रहा और कुछ ही पलों के बाद युकिम भी रुक जाता है और जिसे देखकर माइकल भी रुक
रुक जाता है, लेकिन माइकल रुककर पूछता है कि क्या हम पहुंच गए हैं। तो अपने सामने के नजारे को देखकर उसके पैरों तले जमीन घिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर हद से ज्यादा ककून्स होते हैं, जिन्हें देख माइकल कहता है कि ये तो एक पूरी सिटी है। उन सारे ककून में से एक सियोकवू का ककून है, और अपने दोस्त को इस हालत में देखकर वो बोटिस को नहीं छोड़ेगा, और वो एली और लो को रेडी करता है और कहता है कि एली और लो, मुझे पता है कि क्या करना है, तो इसलिए अब यहाँ पर गाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन लो उसे तुरंत ही रोक लेता है, क्योंकि यहाँ पर बोटिस का ट्रैप भी हो सकता है। और यूकिम को खुद के साथ बातें करके देखकर माइकल समझता है कि ये पागल हो गया है या फिर ये बावड़ा है। तो अगर यहाँ पर ट्रैप है और वो कुछ कर नहीं सकता, तो यूकिम आखिर आगे क्या करे, वो ये लो से पूछता है। तो लो कहता है, क्या तुम पागल हो? तुमने सिस्टम के आवाज को नहीं सुना क्या कि उसने तुम्हें क्या बोला है? तो उसे याद आ जाता है कि यहाँ पर एक वॉर का वो डिक्लेरेशन भी कर सकता है, और वो चिल्लाते हुए बोटिस को चैलेंज देता है कि बोटिस, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, चलो एक वॉर करते हैं, जो जीता वही सिकंदर और जो हारा वही बंदर। ये कहकर वॉर की डिक्लेरेशन एक्टिव हो जाती है, और उन लोगों को एक और जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन सिस्टम उसे आखिरी मर्तबा मैसेज में बताता है कि जो भी जीतेगा वो हारने वाले की हर एक जगह और हर एक आदमी पर कब्जा कर लेगा। लेकिन उससे पहले आखिरी मर्तबा हमारा सीन हमारी ऊपर ब्लू ड्रैगन गिल्ड, सियान गिल्ड और थाउचेन पर पड़ती है, जो कि ऊपर एक दूसरे के साथ एक ही स्पॉट पर आखिर मिल गए हैं, जो कि ब्लू ड्रैगन गिल्ड के लीडर ने इतनी जल्दी एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। लेकिन वहाँ पर आकर सबसे पहले वो यूकिम के बारे में पूछता है, क्योंकि यूकिम उसे वहाँ पर नजर नहीं आ रहा। वो मजाक मजाक में बोलता है कि क्या वो मर गया है, जिसका जवाब सियान गिल्ड का लीडर बस देने ही वाला होता है कि पीछे से उसका बंदा आवाज देता है कि गिल्ड लीडर यहाँ पर यूकिम ने एक मैसेज हम सब लोगों के लिए छोड़ा है, और उस मैसेज को वो पढ़ के भी सुनाता है कि यहाँ पर नीचे तुम लोग कूद सकते हो, ये नीचे किसी और जगह के साथ कनेक्टेड है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जो कि सुन सीएन गिल्ड का वाइस लीडर और ब्लू गिल्ड का लीडर अब इंस्पेक्ट करते हैं कि क्या वो वाकई में नीचे कूदा है। सीएन गिल्ड के लीडर को तो यूकिम पर 100% ट्रस्ट है, लेकिन वो ब्लू ड्रैगन गिल्ड के ऑर्डर के बिना नीचे कूद नहीं सकता। और अब उसके दिमाग में एक आइडिया सूझता है जो कि यूकिम को बदनाम करने का है। वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि यूकिम तो बहुत ही ज्यादा लापरवाह है, उसको मैंने ऑर्डर दिया था कि अपनी टीम के साथ रहना, लेकिन वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ फिर रहा है। अगर वो इसी तरह ही करता रहा तो मैं तो उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगूंगा, और मैं हंटर एसोसिएशन वालों को जरूर इसके बारे में इन्फॉर्म करूंगा कि उनका एक प्लेयर जिसको वो हर एक जगह पर प्रमोट कर रहे हैं वो तो ट्रस्ट के लायक ही नहीं है। तो यूकिम का नाम सुन के थाउजेंड को याद आ जाता है कि ये तो मॉर्निंग स्टार निम यूकिम की बात कर रहा है। ब्लू ड्रैगन गिल्ड बोलता है कि क्या तुम उस घटिया प्लेयर को जानते हो? उसे एसोसिएशन वाले काफी ही ज्यादा वैसे ही प्रमोट करते हैं, और वो एक झंड प्लेयर है जो कि खुद उसने अपने कैरेक्टर से साबित किया है। लेकिन थाउजेंड मॉर्निंग स्टार निम की पावर को पहले भी फील कर चुका है, तो वो इस बात को सुन के थोड़ा बहुत कश्मकश में होता है कि ये बात झूठ है या सच। और अब वो पूरे लोगों को बोलता है कि क्या तुम लोग उस झंड पे यकीन करोगे जो कि तुम लोगों को ही छोड़ गया, और क्या तुम इस चीज की गहराई देख सकते हो जो कि कितनी ज्यादा गहरी है। जो कोई भी मॉर्निंग स्टार निम यानी कि यूकिम पर यकीन करता है वो नीचे कूद सकता है, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो यहाँ पर ब्लू ड्रैगन गिल्ड के लीडर जरूरत से कुछ ज्यादा ही यूकिम की बदनामी कर चुके हैं, जो कि सुन यूबिन गुस्सा हो जाती है और उनसे उन सब बातों को वापस लेने का बोलती है कि जो भी बातें उसने यूकिम के खिलाफ की है तो उसके लिए वो माफी मांगे। लेकिन उसकी जो वाइस एडवाइजर होती है वो उसे रोक कर बोलती है कि ये टाइम लड़ने का नहीं है, और उसी इन मौके पर यूकिम नीचे पोर्टिस के साथ जंग का ऐलान भी कर देता है, जिसके शिकार वो भी हो जाते हैं और वो भी उसके साथ उस जगह पर ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो बैटल ग्राउंड पर आने के बाद वो सब लोग उस मैसेज को पढ़ के काफी ज्यादा हैरान हो रहे हैं कि आखिर वॉर से उन लोगों का क्या ताल्लुक है और उन लोगों को यहाँ पर क्यों ट्रांसपोर्ट किया गया है। तो थाउचेन जो कि चाइना के बारे में एक बात को रिवील करता है कि उनकी टीम के साथ एक डीमन काम करता है जो कि एक अच्छा डीमन है, और उसी से ही ताउचेन को पता चला है कि डीमन इसी तरह की बैटल्स करते हैं क्योंकि वो अपने रैंक को डिटरमिन करना चाहते हैं कि कौन किस रैंक के लायक है, और खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट करने का ये सबसे आसान तरीका भी है। तो अगेन वही बात आती है कि उन लोगों का इस फाइट से आखिर क्या ही ताल्लुक है। तो थाउचेन बताता है कि उसे डिटेल्स तो पता नहीं, लेकिन वो गारंटी के साथ बोल सकता है कि उसकी टीम में जरूर कोई डीमन होगा। तो उसी बीच यूकिम भी आ जाता है और लो से उसके बारे में पूछता है कि आखिर इस बैटल ग्राउंड की क्या जरूरत थी। तो लो से पता चलता है कि डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए एक बैटल ग्राउंड डंजन ने खास तौर पर प्रिपेयर की है, और हमारी यूबिन और मिस्टर हाउ यूकिम को वापस सही सलामत देखकर काफी ही ज्यादा खुश हो रहे हैं। लेकिन ब्लू ड्रैगन गिल्ड यूकिम के साथ साइड पर जो माइकल खड़ा है उसके बारे में वो नहीं जानता। तो थाउचेन उसे बताता है कि वो वैकेंट चर्च से आया है, और देखने से तो लगता है कि ये दोनों काफी ही ज्यादा
अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। माइकल के अंदर से ब्लू ड्रैगन गिल्ड को काफी ही ज्यादा माना फील होती है, तो इस वजह से वो गलतफहमी में पड़ जाता है और उसे लगता है कि इसी की मदद से वो यहाँ आसपास इतने फ्रीली घूम सकता है, वरना इसमें कहाँ दम है ये अकेले अपनी टीम से अलग हो जाए। तो अब ताना मार के वो योकिम की और भी ज्यादा बेइज्जती करना चाहता है, तो उसके लिए वो योकिम को बताता है कि तुम्हारी गलती से तुम्हारी टीम को अब पीछे रहना होगा और हम ब्लू ड्रैगन गिल्ड जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाए जाते हैं, हम ही फ्रंट लाइन में फाइट करेंगे। लेकिन योकिम उसकी बात को सुनकर कहता है कि अगर तुम इसके बारे में दोबारा सोच लो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तुम लोग काफी नहीं होगे। जिसको सुन ब्लू ड्रैगन गिल्ड के लीडर को समझ में कुछ भी नहीं आता, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद भूकंप आ जाता है और भूकंप के साथ साथ नीचे जमीन भी क्रैक होनी शुरू हो जाती है, जिसके अंदर से वो मेंटिस डीमंस बहुत ही ज्यादा तादाद में निकल कर आते हैं। उसकी तादाद को देखकर हमारे जो ब्लू ड्रैगन गिल्ड के लीडर हैं वो थर-थर कांपने लगते हैं और उनके नंबर्स एक प्रॉब्लम है, लेकिन उससे ऊपर 3 बड़े-बड़े मेंटिस कमांडर्स भी हैं। तो क्या जो वो बोला है क्या वो उसे पूरा कर पाएगा, यानी कि ब्लू ड्रैगन गिल्ड क्या इन पूरी आर्मीज को फ्रंट लाइन में संभाल पाएगा या नहीं। तो अब तो अपने डिसीजन के बारे में अब वो दोबारा सोचने लगता है कि क्या वो जो बोला है वो कर पाएगा या फिर उसकी मौत पक्की है। तो उसी बीच पीछे से योकिम उसे बोलता है कि अगर तुम्हें फाइट करने से डर लग रहा हो तो तुम साइड पर जाकर चुपचाप देख सकते हो, और वैसे भी मुझे अपने रास्ते में कांटे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और योकिम बाद में अपने पोर्टल को भी खोल के बोलता है कि ओपन, और उसके पोर्टल को क्रिएट होता देखकर मिस्ट फ्लावर के जो एडवाइजर होती हैं और हमारी यूबिन, उनके तो पैरों तले जमीन घिसक गई होती है, क्योंकि उस पोर्टल से काफी ही ज्यादा तगड़े स्केलेटन्स बाहर निकल रहे होते हैं। मिस्टर हाउ को भी योकिम की इस एबिलिटी के बारे में पता नहीं था, तो वो ग्रिफिन्स को देखकर और किंग ग्रिफिन को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान है और कहते हैं कि आखिर ये क्या मंजर देखने को मिल रहा है। और अगली और हमारी ब्लू ड्रैगन गिल्ड जो कि खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट मानती है, और ताओचेन वो हमारे डीमन कमांडर हेल को देखकर इतना तो समझ जाते हैं कि अगर वो दोनों इससे मिलकर भी लड़े तो इसको हराने में काफी ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और ऊपर से ये कम नहीं कि लीच भी उन लोगों को दिख रहा है। लीच वाकई इस सीन में काफी ही ज्यादा बैडएस लग रहा है और उन लोगों की हैरानियत को और भी नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए हमारी एली भी आ जाती है। और अब ये फाइट जो कि सबसे ज्यादा इस सीरीज में घमासान फाइट होने वाली है, वो अब आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो पॉपकॉर्न जरूर उठा लेना, क्योंकि आप लोग एक नेक्स्ट लेवल की फाइट को देखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने पॉपकॉर्न उठा लिया हो तो चलो अब जानते हैं कि ब्लू ड्रैगन गिल्ड लीडर जो कि योकिम को एक झंड समझ रहे थे, तो अब इन चीजों को देखने के बाद उनकी क्या राय है। तो ब्लू ड्रैगन गिल्ड लीडर से हमें पता चलता है कि वो पहले से ही योकिम से नफरत करता है, क्योंकि जब उसने योकिम के बारे में हाल ही में सुना था ये एसोसिएशन एक बंदे को बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर रही है और मैनेजर थाइसिक ने तो खुद अपने मुंह से उसकी प्रमोशन की है, तो उसके बाद उसकी क्यूरियोसिटी ज्यादा हो गई, क्योंकि उसने कभी भी योकिम के बारे में नहीं सुना था और उसे हाई रैंकर बनने का मौका भी मिल गया। तो उसका शक बढ़ने लगा और उसे लगा कि ये एक झंड है और यहाँ पर रेड करने से पहले उसे उसकी स्ट्रेंथ को जानना था। लेकिन बाद में जब उसने खुद को छिपा लिया और अपनी टीम को अकेला छोड़ दिया तो उसका शक अब यकीन में बदल गया कि ये बंदा झंड है, क्योंकि इसको फाइट करनी नहीं आती, सिर्फ छिपना ही आता है। लेकिन अब प्रेजेंट के मामले को देखकर लगता नहीं कि अब वो योकिम को कभी भी झंड समझेंगे, क्योंकि योकिम की जो स्केलेटन आर्मी होती है वो उसके पूरे गिल्ड को खत्म कर सकती है। और उसके अलावा किस्म किस्म के मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें देख उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और उसके अलावा इन स्केलेटन्स की तादाद भी बहुत ही ज्यादा है। और उसके साथ साथ जब उसकी नजर हमारे डीमन कमांडर हेल पर पड़ती है तो उसे देखकर यकीन आ जाता है कि ये डीमन भी उसे काफी ही जोर जोर से पछाड़ सकता है। और इसकी अब कमियों को पूरा करने के लिए लीच पर भी जब वो नजर डालता है तो उसे वो लीच साधारण लीच नहीं लग रहा, क्योंकि इसके माना का लेवल वो अपने तक महसूस कर सकता है। और इसके अलावा काउंटलेस ग्रिफिन्स जिन्हें किंग ग्रिफिन लीड कर रहा है, जो कि फ्लाइंग डीमंस को हैंडल करने में उन लोगों की मदद करेगी। तो उन्हें देख हमारे ब्लू ड्रैगन गिल्ड के लीडर और साथ में ताओचेन के दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो दोनों एकदम स्पीचलेस होते हैं कि अब उनके मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए कि दोनों को बाद में बहुत ही ज्यादा पछताना पड़े। अब उन दोनों के रिएक्शन को तो हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था, क्योंकि उन सारों को अगर एक एक से योकिम के साथ कंपेयर किया जाए तो योकिम उनसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन माइकल जो कि योकिम से भी शायद स्ट्रॉन्ग हो, तो वो भी ये देखकर कि ये एंजल्स को भी कंट्रोल कर सकता है तो वो क्यूरियस हो जाता है कि ये बंदा आखिर कौन है। इसके बारे में आज तक उसने कभी भी और आखिर क्यों नहीं सुना। योकिम अपने हेमियल, केमियल और आनियल को भी निकाल लेता है और आखिर में हमारी एली को भी निकाल लेता है। तो एली को निकालने का मकसद सिर्फ एक ही है, क्योंकि उसे इवॉल्व करना है और उसकी थोड़ी बहुत मेमोरी रिगेन हो गई थी, तो उसे अब याद है कि बिना किसी इंग्रेडिएंट के वो खुद को कैसे इवॉल्व कर सकती है। तो इवॉल्व करने के प्रोसेस में हेमियल अपनी दोनों सोर्ड को निकाल कर एली पर अटैक करता है, जिसके बाद उसकी सोर्ड एली की आर पार हो जाती है और एली उस सोर्ड की पावर को अब एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। और अब योकिम के मॉन्स्टर्स और
वोटिस के मॉन्स्टर्स को देखकर हमारा जो ब्लू ड्रैगन गिल्ड का लीडर होता है वो इस बेइज्जती को नहीं बर्दाश्त कर पाता, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो एक स्पेक्टेटर के तौर पर सिर्फ देख ही रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो ऐसा तो वो बिल्कुल भी अपने साथ नहीं होने देगा। तो वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि हम किसी से कम नहीं, हम भी उन लोगों को दिखाएंगे कि ब्लू ड्रैगन गिल्ड आखिर क्यों इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाता है। उसकी टीम बिना किसी हेजिटेशन के उसके मास्टर के ऑर्डर को मानकर मैदान में उतर जाते हैं और यूकिम की पावर को अब हमारा ब्लू ड्रैगन गिल्ड भी एक्नॉलेज करता है और वो कहता है कि तुम झंड नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हारी भी एक लिमिट है कि तुम कितने ज्यादा समनिंग कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ताऊ चेन यानी कि हमारा ब्यूटीफुल बियर्ड और हमारे ये ब्लू ड्रैगन गिल्ड का लीडर ये यूकिम को एक समनर समझ रहे हैं, यानी कि जो सिर्फ समनिंग ही करता है, एक टाइप का एक मेज जो कि खुद फाइट नहीं कर सकता, समनिंग करके अपने मॉन्स्टर से ही बैटल को लड़ता है। लेकिन उनकी ये गलतफहमी ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसके पीछे जो ताऊ चेन होता है वो आसमान में किसी अजीब चीज को नोटिस करता है और वो कहता है कि वो चीज जो कि मैं आसमान में देख रहा हूँ, अगर मैं गलत ना हो तो वो तो उसकी सेंटेंस को यहीं पर ही खत्म कर दिया जाता है। और सेम रिएक्शन दूसरे मेंबर्स के भी होते हैं। सीएन गिल्ड का वाइस लीडर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आसमान में ऊपर क्या देख रहे हैं। तो ऊपर आसमान में और कोई नहीं बल्कि हमारी एली ही होती है, जो कि फुल स्पीड से बैटल में उतर जाती है, जिसे देख हमारे ब्लू ड्रैगन गिल्ड का जो लीडर होता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो एली के आइडेंटिटी को जानते हैं कि आखिर वो कौन सी डीएटी है। एली मैदान में उतरते ही माइकल को कहती है कि उसके रास्ते में मत आना और अगर वो फाइट ही करना चाहता है तो वो उसकी हेल्प कर सकता है। जिसके जवाब वो ये सेंटिस बोलता है, लेकिन सेंटिस का वर्ड अब एली को पसंद नहीं है, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे एक नाम दिया है एली, तो वो एली कहकर उसे बुला सकती है। और वो माइकल को पीछे छोड़ के बड़ी ही स्पीड के साथ उस कमांडर को ही सबसे पहले ही टारगेट करती है। कमांडर के करीब जाकर वो अपने एक ही स्ट्राइक की मदद से उस कमांडर का एक हाथ काट डालती है और फिर अपनी लाइटनिंग की मदद से उसकी बाकी की जो आर्मी है उस पर भी अटैक करती है। तो हम माइकल की तो लाइटनिंग देख चुके हैं, लेकिन एली की लाइटनिंग उससे बहुत ही ज्यादा कई गुना पावरफुल है, जो कि अपने दोस्तों को भी काफी हद तक डैमेज दे सकती है। यहाँ पर दोस्त से मेरा मतलब लीच, क्योंकि वो एक डेमोनिक सोर्सरर है और ये ताकत उसके लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ताऊ चेन यूकिम की इतनी सारी एबिलिटीज को देखकर इम्प्रेस होता है और उसने कभी भी ऐसा समनर नहीं देखा जो कि एक ही टाइम पर डीमंस और एंजल्स को भी कंट्रोल करना जानता है, और इसकी ताकत इमेजरेबल है। जहाँ पर चाइना का हाई रैंकर यूकिम की तारीफे पे तारीफे करता जाता है, तो वहाँ पर हमारे ब्लू ड्रैगन गिल्ड लीडर काफी ही तेजी से पिघल रहे होते हैं, और उनकी पिघलने की वजह एली ही होती है, क्योंकि एली बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और ब्लू ड्रैगन गिल्ड के लीडर का दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि एली की खूबसूरती वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जो कि देख के पीछे ताओशन कहता है कि आखिर इसको क्या हुआ है। तो एली अपने प्राइम फॉर्म में आने के बाद अपने ही जलवे बैटल ग्राउंड में दिखा रही होती है, जिसके बाद द माइकल भी उसकी मदद करने के लिए मैदान में कूद जाता है और फिर उसके बाद दोनों ही अपने लाइटनिंग स्ट्राइक से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हैंडल कर रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों की स्ट्राइक मिलकर बहुत ही ज्यादा डिवाइन पावर की एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं, जो कि लीच और उनकी आर्मी के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और लीच को बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है और वो गुस्से में बोलता है, खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। लेकिन फिर भी वो अपनी दिल के बात उन लोगों को नहीं बोल सकता, क्योंकि एली उसकी सीनियर है। अगर वो अपनी सीनियर की ही इज्जत नहीं करेगा तो वो कैसा वाइस एडमिनिस्ट्रेटर है। एली अब उस कमांडर को जल्दी से जल्दी फिनिश करना चाहती है, क्योंकि सबसे यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम वही कमांडर है, जो कि ताकत और साइज दोनों में बाकी मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अपनी सोर्ड की मदद से उस पर डिवाइन माना से स्ट्राइक तो करती है, लेकिन उस स्ट्राइक से सिर्फ उसके माथे पर एक स्क्रैच आ जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा हार्ड है। अगर कोई और मॉन्स्टर उस अटैक के सामने होता तो वो तो कब का राख बन चुका होता। दोबारा उस पर अटैक करती है, लेकिन अब इस मर्तबा वो उसके अटैक को ही ब्लॉक करके दूर फेंक देता है, और उसकी आंखों से ही एली को पता चल जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि मैंने इसका एक हाथ काट दिया है। और इसके एक हाथ कटने से ये बहुत ही ज्यादा सावधान हो गया है। पहले तो इसने अपना गार्ड डाउन किया था और इसे लगा था कि ये मुझे आसानी से हैंडल कर लेगा, लेकिन अब ये बहुत ही ज्यादा चौकन्ना हो गया है और इसे मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। और वो ज्यादा तक अपनी पावर को मेंटेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो अपनी प्राइम फॉर्म को अभी अभी ही अचीव की है। तो पीछे हमारे लोग जो कि सिर्फ स्पेक्टेट ही कर रहे होते हैं, तो उनमें ताऊ चेन बोलता है कि मैं सच बात बता रहा हूँ, मेरे मन में ये बात बहुत टाइम से घूम रही है, तो मैं ये बात को रिवील ही कर देता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं इस फाइट को ज्वाइन करूंगा तो मैं वैसे ही कबाब में हड्डी बन रहा हूँ, और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। मैं जब भी किसी की मदद करता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं खड़ा ही होकर इनकी काफी ही ज्यादा हेल्प कर रहा हूँ। जहाँ तक ताऊ
ताओचेन की बात है वो यूकिम की तारीफे पे तारीफे करता जा रहा है और हमारा ब्लू ड्रैगन गिल्ड का लीडर जो कि एली के प्यार में अपना होश खो बैठा है, उसे तो आसपास की कोई टेंशन भी नहीं होती। लेकिन उसी बीच ताओचेन बड़ी ही दूर से मॉन्स्टर को आते हुए नोटिस कर लेता है, तो वो हमारे ब्लू ड्रैगन गिल्ड लीडर को सावधान करता है क्योंकि सामने से बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं। मॉन्स्टर को देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अपनी टीम को ऑर्डर देते हैं कि लगता है कि उनको भी शाइन करने का एक मौका मिल रहा है क्योंकि वो काफी टाइम से सिर्फ स्पेक्टेट ही कर रहे हैं और ताओचेन के साथ साथ पूरा का पूरा क्लैन ही फाइट करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। तो आते हुए मॉन्स्टर को देखकर रीच अब बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उन दोनों के साथ बहुत ही ज्यादा इमेजरेबल अमाउंट ऑफ माना है, लेकिन फिर भी उनसे काफी ही ज्यादा मॉन्स्टर इसी ओर आ रहे हैं। तो जब हमारा सीन हमारे माइकल पर जाता है तो माइकल खुद को बहुत ही ज्यादा डेस्परेट सिचुएशन में पाता है क्योंकि ये कीड़े मकोड़े इधर उधर रैंडम तरीके से उड़ रहे हैं और कुछ तो रैंडम तरीके से जमीन पर भी रेंगते हुए जा रहे हैं। तो उनके पैटर्न को वो सॉर्ट आउट नहीं कर पाता, तो वो एक एक को मारकर बहुत ही ज्यादा थक चुका है। अगर वो एक साथ होते तो उनको काफी ही आसानी से हैंडल कर लेता, लेकिन मामला बहुत ही ज्यादा खराब है। सिर्फ वही नहीं बल्कि हमारी एली भी खुद को बहुत ही ज्यादा डेस्परेट सिचुएशन में पाती है और अब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है कि इन कीड़ों मकोड़े की हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरे मास्टर के करीब जाना चाहता है। इनकी इतनी जुर्रत में इनको ऐसी मौत दूंगी कि इनको भी अपनी नानी याद आ जाएगी। लेकिन फिर भी एली को इतना ज्यादा डेस्परेट सिचुएशन में देखकर माइकल भी घबरा जाते हैं क्योंकि अगर उसकी साइंटिस्ट ही इस सिचुएशन में है तो वो क्या ही कर पाएगा। तो उसी दौरान पीछे से वही कमांडर मेंटिस एली पर अटैक करने ही वाला होता है कि उसे जल्दी से माइकल नोटिस करके एली को बता देता है और माइकल की मदद से एली टाइम पर उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। लेकिन इस अटैक को ब्लॉक करने के बाद उसे अपनी अमाउंट ऑफ पावर के बारे में भी पता चल जाता है कि कितनी रहती है और इस अटैक को भी रोकने में उसे काफी ही ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी, यानी कि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा कि वो अपनी पावर को पूरी तरह इस्तेमाल कर ले। सिर्फ वही नहीं बल्कि बाकी के जितने भी मेजेस रहते हैं उनकी भी पावर धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा तेजी से ड्रेन होती जा रही है और वो भी काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। लेकिन एक चीज जो कि उनको काफी ही ज्यादा परेशान कर रही है कि जब भी वो मॉन्स्टर को मारते हैं तो मॉन्स्टर उनको इग्नोर ही करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण उनको नहीं पता होता, लेकिन इस बात को ताओचेन जल्दी से समझ जाता है और वो ऑर्डर देकर यूकिम को प्रोटेक्ट करने का बोलता है और बाद में हमें ताओचेन बताता है कि उन लोगों के साथ एक डीमन था। तो इस सिचुएशन को वो समझ पा रहा है क्योंकि ये मॉन्स्टर सिर्फ लीडर को ही टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए यूकिम को मारना होगा और अगर यूकिम मर गया तो उन लोगों को पता नहीं कि क्या वो लोग इस डंजन से कभी बाहर जा पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन जब वो मेंटिस डीमन यूकिम तक पहुंच जाते हैं तो यूकिम लो की मदद से उनको जलाकर राख बना देता है, जो कि वो बहुत ही ज्यादा आसानी से करता है। लो यूकिम से बोलता है कि उसे डेथ को इस्तेमाल करना चाहिए था क्योंकि वो कब से यहाँ पर उसके साथ ही खड़ा है और एली वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजे कर रही है। उसे लगता है कि एली तो इसलिए वो भी चाहता है कि मास्टर एक्शन ले, लेकिन अभी के लिए यूकिम अपने पावरफुल अटैक को इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि वो इन छोटे मोटे इंसेक्ट पर अपना इंटेंस अटैक कभी भी नहीं करेगा क्योंकि ये काम उसे शोभा नहीं देता। लेकिन अगर फाइट पर जरा नजर डाली जाए तो एली बहुत ज्यादा थक चुकी है, तो उसकी मदद करने के लिए यूकिम भी अब मैदान में उतर जाता है और वो बड़ी ही स्पीड के साथ ताओचेन के बगल में से गुजर जाता है कि उसे भी बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि एक समनर जो कि फाइट भी कर सकता है, ये तो चीटिंग हुई क्योंकि वो अभी तक यूकिम को सिर्फ एक समनर ही समझ रहे थे जो कि अपने मॉन्स्टर से ही फाइट करवाता है। लेकिन उसकी अब अपनी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करने के लिए ब्लू ड्रैगन गिल्ड के लीडर भी उसकी ओर देख रहे होते हैं, लेकिन उसे इस बात से गुस्सा आता है कि वही सिर्फ क्यों देख रहे हैं। दोबारा अपनी टीम को मोटिवेट करके वो कहते हैं कि इनसे एक किल तुम लोगों ने ज्यादा करना है ताकि हम स्पेक्टेटर ना कहलाएं। ऊपर अपनी घमासान फाइट हो रही होती है और उसके ठीक नीचे ही एक ककून हैच हो रहा होता है और सिस्टम पर मैसेज आता है कि बोटिस जाग चुके हैं। तो उस घमासान फाइट के बीच में ही हमारा सीन कट होकर बाहर गांगनाम डिस्ट्रिक्ट पर आ जाता है, जहां पर हमारे मॉर्निंग स्टार के जो अलायंस के मेंबर्स हैं वो बाहर उन लोगों का वेट कर रहे होते हैं, जिसमें सियोन बोलता है कि अब कुल मिला के 10 घंटे हो चुके हैं और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें अच्छा काम नहीं दिया गया। मैं भी एक्शन को ज्वाइन करना चाहता था क्योंकि मुझे भी मदद करनी थी, ना कि यहाँ पर बैठ कर लंच खाना था। जिसके जवाब में हमारे सेकंड अलायंस मेंबर मिस्टर किम दोंग बोलते हैं कि तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ये भी एक मिशन का पार्ट है, क्योंकि देखो वो सारे लोग अंदर चले गए हैं, यानी कि अगर यहाँ पर कोई गेट ब्रेक होता है तो वो वहाँ से बाहर आकर तो उस गेट ब्रेक को नहीं संभाल सकते, तो इसलिए हमें इसी तरह ही सिचुएशन के लिए यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। और अगर सच बात बताऊं तो इसमें इतना बुरा ही क्या है। लेकिन सियोन अभी तक बहुत ही ज्यादा सैड होता है क्योंकि अंदर सियोक की जान खतरे में है और वो बाहर बैठकर यहाँ पर लंच कर रहा है, तो इसी ही वजह से वो बहुत ही ज्यादा उदास है। लेकिन उसकी उदासी खत्म हो जाती है जब उसे किम दोंग बोलते हैं कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अंदर हमारा
यूकिम गया है। और तुम्हें पता है ना कि यूकिम कितना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करता है, जिसके साथ हमारा सियोन भी एग्रीड हो जाता है और वो कहता है कि हाँ मिस्टर किम डोंग, आपने बिल्कुल ठीक बोला, मुझे फिक्र नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारा सीन दोबारा फाइटिंग पर पड़ता है, जहाँ पर यूकिम ने अपनी एक और समनिंग की होती है, जो कि लो की एक एबिलिटी है। उसके आने से एक और जो डीमन कमांडर होता है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाता है, जो कि देख हमारा ब्लू ड्रैगन गिल्ड लीडर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो जाता है कि आखिर ये बंदा और कितने ज्यादा समनिंग कर सकता है और इसके साथ और क्या क्या है। वो उसी में ही खोया होता है कि उसी भी थाउचेन उसे बोलता है कि अब हैरान रहने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें फाइट को भी हैंडल करना है। बस इस फैक्ट को अब तुमने एक्सेप्ट करना है कि वो तुमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो कोई झंड नहीं है। फिर तुम्हारा फोकस खुद ब खुद यहाँ पर फाइटिंग पे आ जाएगा। तो आखिरकार हमारा ब्लू ड्रैगन गिल्ड लीडर जो होता है वो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि यूकिम उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जिसके बारे में उसने कितनी कितनी अफवाहें सुनी थी कि ये एक झंड है, तो वो सारी की सारी झूठी है, क्योंकि रिजल्ट उसके सामने है। और अब हमारा सीन यूकिम पर पड़ता है, जो कि डीमन कमांडर को डिफीट करने के बारे में एक टैक्टिक बनाता है। वो अपनी बाइंडिंग का इस्तेमाल करके उसे ही काफी ही ज्यादा कस के पकड़ लेता है, यहाँ तक कि वो अपने आप को ही ना छुड़ा पाए, और अपने लो की मदद से उस पर अपनी फायर एलिमेंटल पावर की आग को भी छोड़ देता है। लेकिन सरप्राइज की बात ये होती है कि उस डीमन कमांडर पर एली के प्राइम फॉर्म के अटैक का भी असर नहीं हुआ, तो ये फायर क्या ही कर लेगी। वो फायर को बुझाकर जब उस पर अटैक करता है तो उसके अटैक के लैंड करने से पहले ही यूकिम बोलता है कि लो, जिस पल का तुम इंतजार कर रहे थे, लगता है वो पल आ गया है। और वो लो को रेडी करता हुआ उसकी सबसे आज तक स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म, जो कि अभी तक यूकिम के साथ है, डेथ को एक्टिव कर लेता है। और उसके अटैक के लैंड करने से 1 सेकंड पहले ही वो उस पर डेथ से अटैक करता है, जिससे बहुत ही ज्यादा डिमोनिक एनर्जी बाहर निकलती है। यहाँ तक कि यूकिम ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी सारी निकलेगी। उस अटैक से वो डीमन कमांडर जो होता है वो दरमियान में स्प्लिट हो जाता है, यहाँ तक कि उस डीमन कमांडर के साथ साथ जमीन भी दरमियान में फट जाती है, जिसे देख बाकी के जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और वो ये देखकर हैरान है कि यूकिम ने एक ही अटैक के साथ उस डीमन कमांडर को मार डाला है, और उसके साथ साथ जमीन में इतनी ज्यादा दरारें और जमीन दरमियान में फट गई है। उस डीमन कमांडर को मारने के बाद यूकिम को ईगोफाइड सोल भी मिलती है, जो कि खुद ब खुद उसके पास आकर एब्जॉर्ब हो जाती है। उस डीमन कमांडर को मारकर बाकी लोगों के साथ यूकिम भी हैरान होता है, क्योंकि यूकिम को कभी भी नहीं लगा था कि वो एक ही स्ट्राइक के साथ इस मॉन्स्टर को मार डालेगा। और उसकी आंखें बाहर आने लगती हैं, क्योंकि उसे पता नहीं लगा कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन इसके पीछे का रीजन लो बताता है कि वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना भी नहीं कि इतनी जल्दी इस मॉन्स्टर को मार ले। यहाँ पर जो डेमोनिक एनर्जी है ये बहुत ही ज्यादा डेंस और इंटेंस है, तो इसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया है। यहाँ पर जो भी वो डेमोनिक अटैक करेगा तो वो दुगना हो जाएगा। ये रिजल्ट तुम्हारे सामने है कि डेथ के इम्पैक्ट डबल हो गए हैं। अगर ये 2 अटैक से मरता तो यहाँ डेमोनिक एनर्जी की वजह से ये एक ही स्ट्राइक के साथ मर गया। लेकिन अब यूकिम के चेस्ट पर बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। जब वो उसके बारे में पूछता है तो लो डिटेल में बताता है कि जैसे कि मैंने पहले बोला, यहाँ पर जो डेमोनिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है और लाइफ एनर्जी पित्तू सी भी नहीं है। तो यहाँ पर तुम अगर डेमोनिक अटैक करोगे तो तुम्हारे अंदर का जो बैलेंस है लाइफ एंड डेथ का, तो वो धीरे धीरे करके इम्बैलेंस हो जाएगा। और इस अटैक के बाद वो थोड़ा बहुत हो भी गया है, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। तो जब लो को इसके बारे में पहले से ही पता था तो यूकिम पूछता है कि उसने उसको पहले क्यों नहीं बताया। तो लो ने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये अटैक इतना ज्यादा भारी भरकम होगा, जिससे यूकिम की एक ही स्ट्राइक के साथ ये हालत हो जाएगी। और अब उन दोनों ने कुछ ज्यादा ही इस टॉपिक पर बातें कर ली, क्योंकि अब बोटिस आ रहा है। बोटिस के अवेकन होते ही जितने भी डिमोनिक क्रीचर होते हैं उनको उसकी प्रेजेंस फील हो रही है कि कुछ ही सेकंड्स में वो बाहर आ जाएंगे। तो कुछ ही पलों के बाद जमीन भी क्रैक होना शुरू हो जाती है। सारे लोग जमीन को क्रैक होता देखकर बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं कि अब क्या आने वाला है, क्योंकि पहले से ही इतनी आफत है और एक दूसरी आफत आ रही है। तो उनको नहीं लगता कि वो ज्यादा देर तक इस फाइट को हैंडल कर पाएंगे। और अजीब बात ये होती है कि वो क्रैक बहुत ही ज्यादा एरिया को घेर रहा होता है। वो क्रैक्स रुक ही नहीं रहे होते और उन क्रैक्स के साथ साथ उन लोगों की टेंशन भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उनके नीचे ऐसी कौन सी इतनी बड़ी चीज है जो कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट जमीन पर ला रही है कि इतनी जगह उससे क्रैक हो रही है। तो कुछ ही सेकंड्स के बाद एक शॉकवेव क्रिएट होता है और पूरी की पूरी उस ग्राउंड की जमीन कुछ ही सेकंड्स में चकनाचूर हो जाती है, जिसमें यूकिम तो अपने आप को बचा लेता है, लेकिन हमारी टीम में से बहुत ज्यादा लोग उसका शिकार हो जाते हैं। और एक बहुत बड़ा गोला जो कि लगता है बोटिस का ककून हो, वो अब उस पूरे ग्राउंड में यूकिम को नजर आ रहा है। बोटिस के ककून ने ग्राउंड के पूरे एरिया को ही लगभग घेर लिया होता है और थोड़ा सा ही एरिया बचा है। जब वो इसके बारे में लो से पूछता है कि उसने तो बताया था कि बोटिस स्ट्रॉन्ग है, तो उसने ये तो नहीं बताया कि ये इतना ज्यादा बड़ा भी होगा। तो लो जवाब में बोलता है कि उसे पता था कि बोटिस अब बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं। शायद वो किसी टैक्टिक का इस्तेमाल
इस्तेमाल करके खुद को इतना ज्यादा बड़ा बना लिया है। लेकिन ये बात मैटर नहीं करती क्योंकि बॉटिस अपने ककून में है और अगर ये ककून ज्यादा देर तक यहाँ रहा और ये पूरी तरह से हैच हो गया तो एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होगा, जिसके बाद ये पूरे ग्राउंड को भी उड़ा सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी आफत है क्योंकि नीचे ब्लू ड्रैगन गिल्ड और सीएन गिल्ड भी है और बाकी बहुत सारे लोग जो कि इस फाइट को ज्वाइन किया है वो नीचे अभी तक इस ग्राउंड पर है। तो इतने बड़े खतरे के बारे में वो इतना कैजुअली कैसे बता सकता है। लोग बोलता है कि जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूँ, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, क्योंकि जरा इस ककून का साइज तो देखो, ये पूरे इस ग्राउंड को भी उड़ा सकता है अगर ये चाहे तो अब इससे बचा कैसे जाए। तो अभी के लिए लोग इस बात को इग्नोर करने का बोलता है क्योंकि यहाँ पर अब वो यूकिम को एक ऐसी बात बताने वाला है जो कि इफ यानी कि अगर एक थ्योरेटिकल अगर बोल रहा है। वो यूकिम से बोलता है कि मास्टर मैं एक ये थ्योरेटिकल अगर बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी एब्सोल्युटली कोई भी आपके दिमाग में प्लान हो तो क्या आपको लगता है कि क्या आप इस फाइट को जीत पाएंगे, क्योंकि इफ यानी कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो मुझे भी नहीं पता कि क्या आप इस फाइट को जीत पाएंगे या नहीं, क्योंकि अपना साइज देखिए और अब इसके साइज को देखिए और हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि ये वन ऑफ द 72 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस में से है। तो मास्टर आपको क्या लगता है कि क्या आप इसको हरा पाएंगे, क्योंकि मैं खुद जब आपको बताता हूँ कि आप इस फाइट को जीत पाओगे तो वो आप जीत सकते हैं, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या आप इस फाइट को जीत पाएंगे या नहीं। तो मास्टर मैं आपका जवाब सुनना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा प्लान जो कि आपके दिमाग में हो जिसे आप इस बड़े से ककून को तोड़कर इसके अंदर बॉटिस को भी हरा लो और इस फाइट को जीत लो। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा प्लान है तो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस वक्त मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक है और मुझे कुछ भी नहीं सोच रहा। मुझे ये तक नहीं पता कि मुझे आपकी मदद कैसी करनी है, तो मुझे माफ करिएगा लेकिन सिचुएशन बहुत ही ज्यादा नाजुक है और मैं सिर्फ होप ही रख सकता हूँ कि आप इस फाइट को जीत पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप बॉटिस को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने का है और खुद को मौत के घाट उतारने का है। तो अब जब केलो ने इस बात को रिवील कर लिया है कि बॉटिस को हराने का तरीका उसको भी नहीं पता, क्योंकि उसे पता है कि यूकिम अब इस फाइट को नहीं जीत पाएगा, लेकिन फिर भी अगर उसके दिमाग में कोई प्लान हो तो वो उसको जरूर सुनेगा। तो लोगों की बातों से यूकिम को अब उस पर शक होने लगता है कि आखिर इसका मतलब क्या है और ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। वो लोग से जब पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है तो लोग कुछ भी नहीं बताता और वो कहता है कि बस कुछ भी नहीं, मुझे जस्ट आपका प्लान जानना है कि अगर दिमाग में आपके कोई ऐसा प्लान हो जिससे आप इसे हरा पाए तो क्या आप वो करने के लिए तैयार होंगे या नहीं। यहाँ पर मुझे भी लो पर थोड़ा बहुत शक होने लगा है, क्योंकि उसकी बातों से तो लगता है कि एक तरीका है, लेकिन वो तरीका वो यूकिम को बताने से बहुत ही ज्यादा हिचकिचा रहा है। वो चाहता है कि वो यूकिम को बताए बगैर यूकिम को उसके बारे में याद आ जाए। तो उसी बीच कन्वर्सेशन में हमारी एली आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा थक गई है और उसको अपना प्राइम फॉर्म दोबारा तो मिल गया है, लेकिन ज्यादा देर तक उसके प्राइम फॉर्म में वो अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाएगी, क्योंकि अभी अभी तो वो उसे मिला है और उसको स्टेबलाइज करने में उसे टाइम भी लगेगा। तो जितनी हेल्प उससे हो सके वो उतनी हेल्प कर चुकी है, जो कि सुन तुरंत ही वो उसे दोबारा रिंग में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन रिंग में कन्वर्ट करने से पहले वो उससे माफी भी मांगती है कि मुझे माफ करना, मैंने ज्यादा कुछ मदद नहीं की। लेकिन यूकिम उसे जवाब में बोलता है कि इस तरह कह के अब मुझे शर्मिंदा भी ना करो। सिर्फ एली नहीं बल्कि पीछे जो 3 हमारे एंजल्स है वो भी बहुत ज्यादा थक चुके हैं। ये उनकी पहली फाइट थी और इनमें उन लोगों ने काफी ही अच्छा परफॉर्म किया है और वो भी बहुत ज्यादा थक चुके हैं और अपने माना का इस्तेमाल कर गए हैं। तो यूकिम उन तीनों के लिए भी पोर्टल खोल लेता है ताकि वो अंदर जाकर आराम कर सके, क्योंकि अगर वो जरूरत से ज्यादा करेंगे तो उनको इसकी कॉन्सिक्वेंसेस से भी गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ जैसी कोई एनर्जी है ही नहीं। यहाँ पर अगर किसी को एडवांटेज है तो वह हमारे लीच और हमारे डीमन कमांडर हेल और लो को है, क्योंकि वो तीनों ही डीमंस हैं और तीनों ही डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर तो डिमोनिक एनर्जी कूट कूट के भरी हुई है। तो वो तीनों भी जब पोर्टल में अंदर इंटर कर जाते हैं तो फिर उसके बाद लो यूकिम को बोलता है कि मास्टर नीचे से कुछ चीज आ रही है, और लो का सेंटेंस खत्म होते ही उसके 1 सेकंड के बाद वो ककून अब यूकिम पर अटैक करने लगता है। और उस अटैक के आते ही यूकिम को लगता है कि वो इस अटैक को काफी ही आसानी से ब्लॉक कर लेगा, लेकिन वो उसे ब्लॉक तो करता है, लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल और हार्ड होता है कि उसका हाथ वाइब्रेट करने लगता है, जिससे वो सोर्ड स्लिप हो जाती है और वो मौत को छू के से वापस आ जाता है। तो फिर उस अटैक से बचने के बाद वो ककून उस पर बहुत ही ज्यादा रैंडम अटैक्स करने लगता है, जिसको वो तो ब्लॉक कर पा रहा है, लेकिन उसके सामने जो भी आ रहा हो, चाहे वो उसका दुश्मन हो या फिर उसका दोस्त, वो सबको मारते जा रहा है। जो कि देख यूकिम भी इस बात को समझ लेता है कि वो उसको मारने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट है कि वो आसपास किसी की भी परवाह नहीं कर रहा। लेकिन यूकिम को अपने अलावा अपने सबऑर्डिनेट की भी बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है। वो सबसे पहले हार्ट से पूछता है कि वो कैसा है, तो हार्ट बोलता है कि फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है,
है क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। और आर्मी की बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा क्योंकि जब तक वो जिंदा है तो अनडेड आर्मी जिंदा ही होगी। तो लोग उसकी बातों को सुनकर उसे कहता है कि अब बोंगिया मारना बंद करो क्योंकि ये सब कुछ इसलिए ही पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी है जो कि तुम्हें बार बार इन अनडेड आर्मी को रिस्टोर करने में मदद तो दे रही है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है कि तुम कितने टाइम तक इसको कंट्रोल में रख सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा देर तक होल्ड कर पाओगे। ये मैटर बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, यानी कि अब इसको खत्म करने का उनको कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो कि बहुत स्मूथ और नया हो, क्योंकि पुराने तरीके तो वो लोग आजमा तो रहे हैं लेकिन उल्टा वही बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ रहे हैं। और ये फाइट बहुत टाइम तक चली है और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी हुआ है। अगर ककून के अटैक से कोई सेफ है तो उसमें सबसे बड़ी एडवांटेज ग्रिफिन के साथ है क्योंकि वो उड़ सकते हैं और ये ककून के कांटे बहुत ऊपर तक नहीं पहुंच सकते। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज है तो वो हमारी नीचे की आर्मी है, लेकिन उन पर एक नजर डालते ही उसके आसपास एक बैरियर बना होता है जो कि देख यूकिम अब हैरान होता है कि ये बैरियर आखिर कौन बना सकता है और इतना माना आखिर किसके साथ है। तो सरप्राइजिंगली वो और कोई नहीं बल्कि हमारा माइकल ही होता है। माइकल खुद को भी प्रोटेक्ट कर पा रहा है और नीचे जितने भी लोग हैं उसको भी अपने शील्ड की मदद से प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि देख कर लो बोलता है कि ये बंदा तो एकदम मॉन्स्टर है, इसके साथ इतनी माना है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसके साथ इतना माना है कि ये कूट कूट के भरा हुआ है और मुझे लगता है कि माना के लेवल पर ये तुम्हें टक्कर दे सकता है। बाकी ऐसा कोई भी नहीं है जो कि तुम्हें माना में कंपटीशन दे सके, यही एक वाहिद बंदा है जो कि इस वक्त तुम्हें कंपटीशन दे रहा है। तो उसी बीच नीचे से दोबारा वो ककून यूकिम पर अटैक करने लग जाता है, जिसको हमारा यूकिम काफी ही स्पीड से डॉच करते करते उसके करीब जाकर डेथ से अब उस पर अटैक करता है। तो डेथ यूकिम का सबसे पावरफुल अटैक है, लेकिन उससे भी वो सिर्फ एक छोटा सा सुराख कर पाया। तो अब ये ककून उनकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ही ज्यादा हार्ड है, जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। लोग भी इस बात से गुस्सा होता है कि उसका अल्टीमेट स्किल जो है उससे भी वो सिर्फ एक सुराख कर पाया। तो उसने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फाइट इतनी ज्यादा मुश्किल और वन साइडेड होगी। ये सुन यूकिम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो लो से बोलता है कि तुमने क्या बोला था कि ये अगर गुस्से में आ गया तो फिर इसके बाद क्या होगा। तो लोग दोबारा डिटेल में बताता है कि अगर एक मर्तबा ये रेंज में आ गया और इसने ककून हैच कर लिया तो एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होगा, जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा विशाल और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोटिस क्रिएट होगा जो कि यहाँ पर रैम्पेज क्रिएट करेगा और यहाँ पर सब लोगों को मारने के बाद अब वो गेट ब्रेकिंग का इंतजार करेगा। तो जब गेट ब्रेक होगा तो वही बड़ा विशाल और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोटिस अब सिटी जाएगा और सिटी में बिल्डिंग से लंबा लंबा ये बोटिस पूरी सिटी में रैम्पेज क्रिएट करेगा, जिससे बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा और बहुत ज्यादा लोग अपनी फैमिली को खो बैठेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस बोटिस को यहीं पर ही नष्ट करना होगा। अगर हम इसे ना हरा पाए और ये ब्रेक करके बाहर चला गया तो मुझे नहीं लगता कि इसको हराना इतना भी आसान है। और अभी के लिए तो ये अपनी फुल पावर को भी इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि ये फुली वर्ल्ड के साथ लिंक नहीं हुआ है। तो ये जब होगा तो फिर क्या आफत आएगी। इसी के बारे में सोचकर वो और भी ज्यादा अपनी बॉडी को पुश करता है, लेकिन अब इस मर्तबा उसके नाक से खून निकलता है। तो जब नाक से खून निकल आता है तो क्या होता है, यूकिम बेहोश होता है। अब बीच फाइट में ही यूकिम का सर चकराने लगता है और वो लगभग बेहोश होने ही वाला होता है। तो लोग उसे बताता है कि मास्टर इसमें आपकी गलती नहीं है क्योंकि ये फाइट स्टार्टिंग से ही वन साइडेड थी और ये आप पर बहुत ही ज्यादा भारी था। ऊपर से इसका ये जो कवच है ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है, यहाँ तक के डेथ भी इसका बाल भी बाका नहीं कर पाई। तो आप क्या कर लेंगे। लेकिन अफसोस जो कि अंत में सोच रहा था वही था, मुझे भी कोई प्लान नहीं सूझ रहा था और जिससे मैं डर रहा था वही हो रहा है। तो इसी कन्वर्सेशन के बीच नीचे से दोबारा वो ककून यूकिम पर अटैक करता है, जिससे अब इस मर्तबा हमारा जो यूकिम है वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है, जिससे उसकी आंखें बहुत ज्यादा ब्लर हो जाती हैं। उसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा और ऊपर से उसे ये फील ही नहीं हुआ कि ये इस पर अटैक कब और कहां और कैसे हुआ और अब क्या वो मरने वाला है। तो अगर उसके पास थोड़ा सा भी चांस हो तो वो अपनी फैमिली को और बाहर दुनिया वालों को बचाना चाहता है और यहाँ पर भी लोगों को बचाना चाहता है, लेकिन उसके लिए अब उसे दूसरा प्लान इख्तियार करना होगा। लेकिन वो प्लान क्या है ये हमें भी नहीं पता और न ही अब तक उसके दिमाग में आया है। यूकिम को इस बात से हैरानी है कि डेथ जो कि उसका अल्टीमेट अटैक है उसको भी ये इंड्योर कर गया और इस पर एक स्क्रैच भी नहीं आया। तो इस पर ऑर्डिनरी अटैक क्या ही काम करेंगे। इस जगह पर अब उसको एली की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन एली बहुत ज्यादा थक चुकी है और उसे नहीं लगता कि एली भी फाइट कर पाएगी क्योंकि उसने अपने बहुत सारी माना को इस्तेमाल कर लिया है। और माइकल का भी माना लगभग खत्म होने ही वाला होगा क्योंकि वो भी तो एक एंजल है जिस तरह की उसकी सेंटिस यानी कि एली, तो वो भी कुछ ही पलों में थकने ही वाला होगा और उसकी भी माना खत्म हो जाएगी। और सिचुएशन को और भी ज्यादा कठिन और बहुत ही ज्यादा वर्स बनाने के लिए अभी तक 2 कमांडर जिंदा है। एक को तो मैंने मार दिया है लेकिन 2 अभी तक जिंदा फिर रहे हैं और आर्मी भी है और ये बड़ा बोटिस जो कि अभी तक फुली हैच भी नहीं हुआ। तो ये सब लोग यहाँ पर पूरे इंसानों को मारने के बाद जिस तरह
कि लो ने बताया बाहर जाएंगे, तो अगर हम जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम जो कि इस रेड को फिनिश करने के लिए सेलेक्ट की गई थी, तो अगर हम ही कुछ ना कर पाए इतनी फाइटिंग करने के बावजूद, तो बाहर की दुनिया में बहुत ही ज्यादा कमोशन क्रिएट होगा और बहुत ज्यादा लोग अपनी फैमिली को भी खो देंगे। और मेरी भी फैमिली बाहर है, क्या मैं उनको प्रोटेक्ट कर पाऊंगा? क्योंकि मैंने तो बचपन से ही ये ठान लिया था जब मैं पार्ट टाइम जॉब करता था कि मैं अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो आज ये मुझे क्या हो रहा है? तो नीचे गिरते गिरते और इसी के बारे में सोचते सोचते यूकिम को आखिर में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे एक बात याद आ जाती है जो कि लो ने उसे बताई थी कि अगर आपको कभी भी लगे कि आप एक फाइट को नहीं जीत सकते और एब्सोल्युटली नो चांस आपका बनता है कि आप उस फाइट को जीत पाएंगे, तो मुझे यूज करिएगा। और मुझे कैसे यूज करेंगे? मेरी सोर्ड को लेकर अपने पेट में जितना जोर से धंसा सकते हैं आपको धंसाना होगा, जिसके बाद मेरा काम होगा और आप बहुत ही शांति से आराम कर पाएंगे। जिसके बाद यूकिम वैसा ही करता है और वो अपने पेट में जैसे ही सोर्ड को धंसाने वाला होता है तो लो खुद बोलता है कि नो मास्टर, अभी के लिए नहीं। साथ में एली भी बोलती है कि मास्टर ये आप क्या कर रहे हैं? बनहार्ट तो अपने मास्टर को अपने पेट में सोर्ड धंसाने से इतना ज्यादा डरा होता है कि बेचारा रो पड़ता है, लेकिन यूकिम उन तीनों की बात नहीं सुनता और अपने पेट में उस सोर्ड को आखिरकार धंसा ही देता है। उधर यूकिम के साथ ये हादसा हो जाता है और यहाँ पर हमारा जो माइकल है उसे नहीं लगता कि वो अपनी माना को ज्यादा देर तक होल्ड कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा तेजी से अपने माना का इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पर जो हालात चल रहे हैं, अगर उसने एक सेकंड के लिए भी ये बैरियर बंद कर दिया तो सारे के सारे लोग मर जाएंगे। तो मुसीबत को बढ़ाने के लिए वहाँ पर जो दो बाकी डीमन कमांडर रहते थे वो हमारे माइकल की ओर आ रहे होते हैं और वो भी फुल स्पीड से और उस पर अटैक करने के लिए भी रेडी होते हैं। जो कि देख माइकल अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल सिचुएशन में फंस गया है, क्योंकि एक तो वो अपने बैरियर को भी बनाए रखा हुआ है और ऊपर से नीचे लोगों को भी वो प्रोटेक्ट कर रहा है और आगे से ये दोनों कमांडर्स भी आ रहे हैं जो कि मुझ पर कुछ ही सेकंड्स में अटैक कर देंगे। तो ना ही मैं डॉज कर सकता हूँ और ना ही मैं अटैक कर सकता हूँ और ना ही अपने माना को छोड़ सकता हूँ। अगर मैंने छोड़ा तो नीचे के लोग मर जाएंगे। लेकिन तब तक वो किसी और चीज के बारे में सोच सके, वो डीमन कमांडर उनके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं और उसके बैरियर पर बस उसका क्लॉ टच करने ही वाला होता है कि वहाँ पर पीछे से उन दोनों को कोई आवाज लगाता है, रुको, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो। जिसे सुन वो दोनों डीमन कमांडर रुक तो जाते हैं लेकिन थड़ थड़ कांपने लगते हैं और तेजी से माइकल के साइड से गुजरकर अपनी जान बचाने के लिए भाग निकलते हैं। जो कि देख अब माइकल इसी के बारे में सोचता है कि आखिर ये किस चीज से डरे हैं। और वो आवाज जो कि मुझे सुनाई दी वो बहुत ही ज्यादा डरावनी किस्म की थी। डीमन कमांडर बड़ी ही तेजी से तो जा रहे होते हैं लेकिन पीछे से दोबारा आवाज आती है जो कि इस मर्तबा कहती है स्मैश। जिसके बाद वो दोनों डीमन कमांडर्स राख बन जाते हैं और एक ही वर्ड के साथ वो दोनों मर जाते हैं, जिन्हें देख माइकल और नीचे मिस्टर हाउ हैरान होते हैं कि ये दोनों आखिर कैसे मरे और क्या वो उस आवाज की वजह से ये दोनों मरे हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आखिर ये सब कुछ इन कुछ ही सेकंड्स में क्या हुआ? दूसरी ओर यूकिम जो कि अपने अंदर ही उस सोर्ड को धंसा दिया था वो सही सलामत है, लेकिन उससे अब कुछ अजीब फीलिंग लोगों को महसूस हो रही है। यूकिम फिर उसके बाद बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है जैसे कि वो कोई डेविल हो और वो कहता है कि मेरे पालतू कुत्तों, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहा, लेकिन तुम लोग मेरे परमिशन के बगैर यहाँ पर इधर उधर पुदक रहे हो, इसको तो मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो अब वेलकम नहीं करोगे अपने मास्टर का जो कि काफी सालों से गायब रहे हैं? वेलकम करो, घुटने टेको, अपने सरों को भी झुकाओ, क्योंकि तुम्हारे सामने जो डीएटी खड़ी है वो किंग ऑफ डीमन है, किंग ऑफ ऑल डीमन, यानी कि ये अब लूसीफर है और लूसीफर ने ही हमारे यूकिम की बॉडी पर कब्जा कर लिया है। जिसे देखकर माइकल उसकी अपीयरेंस और उसकी ताकत को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान है और उसे यकीन नहीं आ रहा कि यूकिम के साथ अब भी इतना ज्यादा इनॉर्मस किस्म का माना मौजूद है। न कि सिर्फ माइकल बल्कि हमारा नीचे जो ब्लू ड्रैगन गिल्ड का लीडर होता है वो भी यूकिम के अपीयरेंस से इतना ज्यादा डर गया है और उसकी पावर इतनी ज्यादा सिनिस्टर है जिससे हमारा नीचे ब्लू ड्रैगन का लीडर 1 इंच भी अपने बॉडी को नहीं हिला पा रहा। ऐसे लगता है कि अगर वो 1 इंच भी हिलेगा तो यूकिम तुरंत से आकर उसका सर उड़ा देगा। लेकिन उसी बीच कुछ अजीब सा माहौल आ जाता है क्योंकि सारी की सारी जो डार्क एनर्जी होती है वो एक ही जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। लोगों को लगता है कि ये यूकिम है, लेकिन उस चीज को भी हमारा ताओ चेन पहचान लेता है कि ये यूकिम नहीं बल्कि ये ककून कर रहा है और ककून अपने अंदर उस पूरी डिमोनिक एनर्जी को स्टोर करने के बाद एकदम फट जाता है, जिससे वो कांटे और भी ज्यादा फैल जाते हैं और वो पूरी की पूरी शील्ड्स अब टूट जाती हैं और हवा का प्रेशर इतना ज्यादा तेज होता है जिससे जितने भी बंदे वहाँ पर मौजूद होते हैं वो हवा के प्रेशर से उड़ जाते हैं और पीछे दीवारों के साथ इतने जोर जोर से लगते हैं कि किसी का हाथ, किसी का पाँव और किसी की कमर ही टूट जाती है। न कि सिर्फ टीम वाले बल्कि हमारे जो 2 हायर रैंकर भी होते हैं उनकी भी हालत कुछ ठीक नहीं होती। वो एक दूसरे के पूछताछ में लगे होते हैं कि उसी में हमारे ताइचेन की नजर सामने की ओर पड़ती है, जिसके बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उन्हें लगता है कि वो
कोई सपना देख रहे हैं, क्योंकि सामने की ओर इतना बड़ा जाइगेंटिक जो कि आम वर्ल्ड के ऊंची इमारतों से भी बहुत बहुत ज्यादा लंबा है, वो उसके ठीक सामने खड़ा है, जिसे देख वो कहता है कि ये अब हारने और जीतने की बात नहीं है, क्योंकि अगर ये जाइगेंटिक मॉन्स्टर और यूकिम अभी फाइट करेंगे तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। और माइकल भी काफी ज्यादा डैमेज ले चुका है, क्योंकि उस हवा के प्रेशर से और उन कांटों से वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गया होगा, तो वो अपनी शील्ड को एक्टिव नहीं कर पाएगा। और पीछे के जितने भी लोग रहते हैं वो सिर्फ हवा के प्रेशर से ही इतना ज्यादा घायल हो चुके हैं कि अगर अगले 5 मिनट तक यूकिम और वो चीज फाइट करेगी तो इनकी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। मैं अपनी गारंटी भी नहीं दे सकता कि मैं जिंदा बचूंगा या नहीं। अफसोस यही मेरा आखिरी अंत है, लेकिन चलो मुझे एक स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से तो फाइट करने को मिला और मैं किसी को देख भी पाया जो कि बहुत ही ज्यादा तारीफ करने के काबिल भी है। यूकिम और वो जाइगेंटिक मॉन्स्टर एक दूसरे को काफी ही ज्यादा बैडस अंदाज से देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद वही जाइगेंटिक मॉन्स्टर अपने अटैक को रेडी करता है, लेकिन उस अटैक को रेडी करने में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन यूकिम उस पर अटैक नहीं करना चाहता, वो देखना चाहता है कि ये क्या करेगा और ये कितना ताकतवर हो गया है। दरअसल यूकिम की बॉडी पर अब लो का पूरा कंट्रोल है और लो हमारा किंग ऑफ ऑल डीमन है, तो वो देखना चाहता है कि उनके डिसाइपल्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो जाइगेंटिक मैंटिस जब अपने अटैक को रेडी करता है तो उससे भी काफी ही ज्यादा हवा का प्रेशर क्रिएट होता है, और जब वो यूकिम पर लैंड करता है तो स्लोली बट मोर पावरफुल उसकी हवा का प्रेशर ही इतना ज्यादा होता है कि सारे के सारे लोग जमीन में धंस जाते हैं। और जहाँ तक हमारे हाई रैंकर की बात हो रही है तो वो अपने अपने घुटने टेक देते हैं। सिर्फ हवा के प्रेशर से ही उन दोनों को अपने घुटने टेक पड़े, जिसे देखकर वो भी समझ जाते हैं कि अब यहाँ पर उनका अंत पक्का है। लेकिन जैसे ही उस जाइगेंटिक मैंटिस का अटैक यूकिम के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है तो हमारा यूकिम यानी कि मतलब लो वो बड़े ही कामली और कॉन्फिडेंस के साथ बोटिस को बोलता है, बोटिस मैं ये तो नहीं बोल रहा कि तुम वीक हो गए हो, लेकिन तुम स्ट्रॉन्ग भी नहीं हुए। लगता है मेरे नामौजूदगी में तुम्हारा एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, और लगता है कि तुम अपने मास्टर के बारे में भूल गए हो कि तुम्हारा मास्टर तुम्हारा किंग आखिर कौन है। लेकिन फिर भी तुम्हारे इस एटीट्यूड को फाइट से ही कुचला जा सकता है। मैं तुम्हारी इस विश को पूरा करता हूँ। और वो कुछ मंत्र बोल के एक चुटकी बजाता है और एक ही चुटकी से वो उस पूरे जाइगेंटिक मॉन्स्टर को ही मार डालता है। जैसा कि हमने पिछले पार्ट के लास्ट में देखा था कि एली की पावर को रिवील करने के लिए लो यूकिम को एक सलाह देता है, और उसकी न्यू पावर को रिवील करने के लिए वो चाहता है कि दोनों आपस में फाइट करे, जो कि सुन यूकिम को उसके इरादे ठीक नहीं लगते। लेकिन जब वो बताता है कि वो अपने मास्टर को जो भी सलाह देता है उसमें उसी का ही फायदा होता है, तो इसका मतलब ये है कि न सिर्फ इस फाइट से सिर्फ एली के पावर्स के बारे में पता चलेगा, बल्कि यूकिम के पावर्स का भी पता चलेगा। यानी कि हाल ही में ही उसने बोटिस को एब्जॉर्ब किया है, तो उसकी भी एबिलिटीज यूकिम ने एब्जॉर्ब कर ली है, और उसी को ही जानने के लिए लो उसे बता रहा है कि उन दोनों को आपस में फाइट करनी चाहिए। तो इस पार्ट की शुरुआत में हमारी एली अपने विंग से एक फेदर तोड़कर उससे एक बहुत ही बढ़िया किस्म की सोर्ड बना लेती है, जिसे वो बाद में यूकिम को दे देती है। यूकिम ये देख कर के एली अब अपने पंखों से एक सोर्ड भी बना सकती है, तो उसे देख वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और यूकिम बोलता है कि अगर वो इसी तरह ही सोर्ड्स को बना सकता है तो क्या वो एक साथ हजारों की तादाद में सोर्ड को बना सकती है, जिसके जवाब में एली ना बोलती है, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत ही अच्छा रीजन होता है। एली आसान शब्दों में हमारे यूकिम को बोलती है कि ये जो सोर्ड मैं आपको दे रही हूँ ये सोर्ड कोई आम सोर्ड नहीं है, बल्कि इसे आप ऐसा कह सकते हैं कि ये मेरी सोर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की स्किल है। यानी कि जब भी आपको फाइट करनी थी तो मुझे सोर्ड में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता था, लेकिन अब मैं अपने सोर्ड के ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी अपने बॉडी में कन्वर्ट हो सकती हूँ। तो इसमें मेरी वो पूरी पावर्स हैं जो कि आपकी फाइट में मदद करेगी। और अभी के लिए एली सिर्फ एक ही बना सकती है, शायद फ्यूचर में वो इससे भी कहीं ज्यादा बना पाए। लेकिन एली को फिर भी शक होने लगता है, क्योंकि ये स्किल वो पहली मर्तबा इस्तेमाल कर रही है, तो अगर ये अच्छा परफॉर्म ना कर पाए तो उसके लिए वो एडवांस में सॉरी बोलती है। लेकिन यूकिम उसे बताता है कि तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी अभी तो इवॉल्व किया है और तुम पास्ट में इतनी ज्यादा पावरफुल थी, तो मुझे यकीन है कि एवोल्यूशन करने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई हो और ये स्किल 100% काम करेगी। लो भी इस स्किल को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि एली ये सब कुछ कर पाएगी। और ये सब कुछ अगर पॉसिबल हुआ है तो एवोल्यूशन करने के बाद ही पॉसिबल हुआ है, जिसमें यूकिम उसके साथ टोटली एग्रीड करता है। तो बात यहाँ से वहाँ हो रही है, दोनों फाइट करने वाले थे लेकिन बातों में लग गए। तो एली दूर पीछे चली जाती है और यूकिम से बोलती है कि मास्टर चलो फाइट को शुरू करते हैं। यूकिम भी उसे देख काफी ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एली से बोलता है कि चलो आज ट्राई कर
लेते हैं कि एली कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई है और उसे क्या आता है, और फिर इसके कहने के बाद एली और यूकिम फाइट करना शुरू कर देते हैं। फाइट पर एक नजर डालकर हम ये बता सकते हैं कि एली भी यूकिम से कम नहीं, वो उसके साथ काफी ही अच्छा कीप अप कर पा रही होती है और उसी की तरह फाइटिंग स्टाइल होता है और यूकिम के हर एक वाइटल अटैक को वो काफी ही आसानी से ब्लॉक कर लेती है, जिसे देखकर यूकिम काफी ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और एली से कहता है कि वो इतनी बुरी भी नहीं है और उसे कभी भी ये पता नहीं था कि एली भी स्वॉर्डमैनशिप में इतनी ज्यादा अच्छी है। एली के जवाब में यूकिम को सुनना पड़ता है कि वो अपने मास्टर से ही सीखी है, उन्हें देख देख के उसने इतनी ज्यादा स्किल सीख ली है कि वो आज अपने मास्टर के साथ भी कीप अप कर पा रही है। एली और यूकिम की फाइट को देखकर बर्नहार्ड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होके बोलता है कि उसे भी फाइट करनी है, लेकिन लो से उसे जवाब में सुनना पड़ता है कि उसकी तो बॉडी ही नहीं है, तो वो क्या बकवास कर रहा है। तो अब काफी टाइम हो गया, वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो जो स्किल जो कि यूकिम को मिली है और वो जो सरप्राइज जो कि एली से उसे देखने को मिलेगा, उसको देखने में और एक्टिवेट करने में आखिर कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो लो से उसे जवाब में सुनना पड़ता है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं बता सकता कि तुम्हारी ये स्किल कब एक्टिव होगी, लेकिन जहाँ तक एली की बात है तो उसको देखते ही मैं बता सकता हूँ कि उसने अपनी पावर को मास्टर कर लिया है और कुछ ही सेकंड्स में आपको ये स्किल देखने को मिल सकती है। तो लो की बात खत्म होते ही हमारी एली यूकिम से बोलती है कि मास्टर मुझे माफ करिएगा, लेकिन अब ये फाइट मैं थोड़ा बहुत सीरियसली ले रही हूँ और इसके लिए मुझे अपनी पावर का भी इस्तेमाल करना होगा, तो इसलिए अब मैं फुल पावर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको भी मैं सलाह दे रही हूँ कि आप भी बिल्कुल होल्ड बैक मत करना। ये कहकर एली अपने माना को तो रिलीज करती है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी डिमोनिक एनर्जी को भी रिलीज कर रही होती है, जिसे देखकर यूकिम शॉक हो जाता है। उसने ये तो सुना था कि डिमोनिक एनर्जी एली के साथ मिक्सअप तो हो गई है, लेकिन अपनी आंखों से देखकर उसे विश्वास नहीं आ रहा होता कि एक एंजल डिमोनिक पावर का इस्तेमाल कर रही है। और बर्नहार्ड तो साफ साफ अल्फाजों में बोल रहा होता है कि लो की वजह से एली इस तरह हो गई है और आज के बाद हो सकता है कि एली की पर्सनैलिटी भी काफी ज्यादा खड़ूस हो जाए। जिसे सुन लो इसका अब पूरा डिटेल पूछता है कि बर्नहार्ड तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है। यूकिम सिर्फ डिमोनिक एनर्जी के रिलीज होते ही इतना ज्यादा सरप्राइज हुआ होता है, तो उसे लो बताता है कि ये वो इंटरेस्टिंग चीज नहीं है जो कि मैं तुम्हें बता रहा था, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये कहकर अब एली अपनी फुल पावर का जब इस्तेमाल करती है तो वो उसका स्पेशल मूव जो कि डेथ होता है वो भी कॉपी करके इस्तेमाल कर रही होती है, यानी कि अब यूकिम भी डेथ का इस्तेमाल कर सकता है और साथ में एली भी इस्तेमाल कर सकती है और वो बिल्कुल सेम टू सेम उसी की ही स्टाइल की तरह उसे एक्टिव भी करती है, जिसे देख यूकिम थोड़ा बहुत तो घबरा जाता है क्योंकि वो दोनों फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, ना कि कोई डेथ बैटल हो रही है। लेकिन एली जवाब में बोलती है कि उसके मास्टर का उसे पता है कि अगर वो इससे भी ज्यादा पावरफुल अटैक अपने मास्टर पर करे तो फिर भी वो उसे सरवाइव कर सकते हैं क्योंकि उनके मास्टर लाजवाब हैं। जो कि बोलकर वो सीधा यूकिम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और साथ में वो डेथ से ही अटैक करेगी। यूकिम एली को आता हुआ देखकर घबरा तो हो रहा होता है, लेकिन अपनी तारीफ सुनकर वो उसे पहले थैंक यू बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुम में मुझ पर इतना ज्यादा यकीन है, लेकिन अब मैं भी पीछे नहीं हट सकता। तो अब यूकिम भी फाइट में अपनी डेथ को एक्टिवेट कर लेता है और अब वो भी डेथ से एली पर अटैक करेगा और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं और दोनों के अटैक्स लैंड करने से पहले ही मानो यूकिम को एक अजीब सी फीलिंग आती है और आसपास की जगह उसे बहुत ही ज्यादा स्लो नजर आ रही होती है, लेकिन इस अजीब फीलिंग पर गौर करने से उसे एली के अटैक्स पहले से ही नजर आ रहे होते हैं, जैसे कि उसे पता है कि एली अब कैसे अटैक करने वाली है और कहां से अटैक करने वाली है। और जब एली उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाती है और अटैक उस पर बस लैंड होने ही वाला होता है, तो जिस तरह के यूकिम ने देखा तो उसी तरह ही एली अटैक कर रही है, जिसे देख के यूकिम एक ही जगह पर खड़ा होता है और अपनी सोर्ड को सिर्फ उसके सोर्ड के साथ टच करके डिफ्लेक्ट करता है, यानी कि उसका अटैक उससे पहले ही पता चल चुका था, तो उसे डिफ्लेक्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था, जिसे करके वो एली के हाथ से उसकी सोर्ड को पीछे गिरा देता है, जिससे एली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं। और अब जबकि एली के हाथों में ही उसकी सोर्ड ही नहीं रही, तो अब इस फाइट के विनर को हम घोषित कर सकते हैं और इस फाइट का विनर और कोई नहीं बल्कि यूकिम ही है। हालांकि एली अपने बैटल को हारी है, लेकिन फिर भी वो ये देखकर कि अपने मास्टर से वो हारी है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश है और वो अपने रियल इंटेंशंस जब यूकिम को बताती है कि उसे